हाय एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। आई नो आप लोगों को मेरा चेहरा काफी दिनों बाद मिला है। आई वुड से काफी महीने बाद, 1 महीना हो गया आई गेस। आई नो बिकॉज बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि मैम क्या हुआ, हम लोग का सिलेबस आप कंप्लीट नहीं करोगे क्या, अचानक से क्या हो गया। तो सबको मैं बताना चाहती हूँ, मैं ऑलरेडी सीबीएसई चैनल्स पे एंड दूसरे चैनल्स पे वहाँ पे मेरा बायोलॉजी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। सो आई कैन नॉट बी एबल टू लाइक बी अवेलेबल फॉर यू गाइस पूरा। बट जैसे कि हम लोगों ने वादा किया था कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगी यूट्यूब पर, तो वो तो हम लोग करने वाले हैं। रही बात बैच की, तो बैच वही मैंने अभी जस्ट जो आपको बोला कि बैच और सारी चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो प्रवीण सर है वो ऑलरेडी साइंस और मैथ्स ले ही रहे थे पहले से, वही कंटिन्यू करे, राइट। एंड बैच में तो है ही ऑलरेडी, एंड यूट्यूब पर जो रिमेनिंग चैप्टर्स है या कुछ मैराथन्स है तो वो मैं कंप्लीट कर दिया करूंगी, बिकॉज यूट्यूब पर कभी कभी सेशंस होते हैं, बैच में रेगुलर सेशंस होते हैं, राइट। तो वो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, सो आई रिक्वेस्टेड द टीम एंड वो प्रॉपरली मैनेज हो चुका। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो हमारा है। जो आगे के चैप्टर्स है वो हम लोग अभी कंप्लीट करते जाएंगे, वन शॉट करेंगे, ठीक है। तो हर संडे आपको आ जाना है, आपको वन शॉट मिल जाएगा, उस तरीके से आपका अभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड अभी नवंबर चल रहा है, राइट, तो नवंबर एंड तक आपका सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर देंगे। दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद में वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस मैराथन। ओके, तो आज का जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ज्यादातर के हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द सेल का इंटीरियर, सेल किस तरीके से बना है, सेल के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, सारी चीजें करेंगे। एंड जल्दी बच्चों पहले तो आप लोग 1.5x पे लगा दीजिए वीडियो को, बिकॉज नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखना है, कोई भी वीडियो को 1.5x पे ही देखना है, दैट इज द बेस्ट स्पीड। एंड लाइक कर देना है, लाइक कमेंट भूलना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पीवाईक्यूज बता देती हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, यू कैन हैव अ लुक। एंड उसके बाद में जैसे जैसे हम लोग वो पर्टिकुलर टॉपिक टच करेंगे उसको मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड बच्चा लोग एक टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो खोल कर बैठना, बिकॉज आपको मार्किंग करते जाना है, कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो एक बार आप क्वेश्चंस देख लीजिए। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स के पीवाईक्यूज है, यहाँ पर मैंने साल भी मेंशन किया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद में फाइंड द ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चंस है, राइट। यहाँ पर देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग के पार्ट में जो भी चार्ट्स गिवन है ना, वो सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चार्ट्स वाला सेक्शन आपको मिस नहीं करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड कौन से चार्ट्स इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं बता दूंगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, जैसे कि ये वाला माइक्रोब्स वाले चैप्टर से है, तो थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस है, एंड ये थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से भी है। मतलब यही चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी एक पार्ट है और दूसरा सेल बायोलॉजी एक पार्ट है, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ये दो चैप्टर्स को मिलाकर भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। फिर ये है थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर ना आपको पैसेज दिया जाता है और वो पैसेज से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और उसको आपको आंसर देना है। नेक्स्ट अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, ये पूरा डीएनए वाला, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग करेंगे, आप जरा भी टेंशन मत लो। ओके, तो चलिए ये रहे और चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये चार्ट है, ये सारी की सारी चीजें आपकी टेक्स्ट बुक की ही है, कोई भी चार्ट बाहर का नहीं है बच्चों। तो चार्ट आप लोग एकदम प्रॉपरली करके जाना। और कौन से चार्ट्स करने हैं, देखो ये फिर से रिपीट हुआ है। तो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, आप लोगों को मैं मार्किंग करवा लूंगी। ओके, तो एक बार नोटबुक लेकर बैठिए, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सेल बायोलॉजी में सेल का मतलब क्या है, राइट। सेल समझे बिना हम लोग सेल बायोलॉजी समझ नहीं सकते हैं। तो सेल मतलब क्या, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज सेल। अब सेल के बारे में हम लोगों ने ये सारे स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, ठीक है। हम लोग मतलब 5th 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि यार सेल करके कोई तो चीज रहती है, सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, बिकॉज अगर ये नहीं है
तो पूरे बॉडी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। नाउ व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू और सेल के बीच का डिफरेंस क्या है? सेल जब एक साथ आते हैं, और कौन से सेल्स? एक ही पर्टिकुलर ओरिजिन वाले सेल्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ब्रेन, ठीक है, तो ब्रेन के अंदर ब्रेन टिश्यू है, ब्रेन टिश्यू के अंदर वैसे ही सारे सेल्स है, एकदम सेम दिखने वाले सेल्स और सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स, उसको हम कहेंगे टिश्यू। ठीक है, तो सेल जब एक साथ आते हैं तो वो बना देते हैं टिश्यू। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट। जब ये सारी सेल्स एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, एक साथ आकर कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो इसको हम कहेंगे टिश्यू। यही टिश्यू जब एक साथ आते हैं तो ये बना देते हैं ऑर्गन। एंड जब सारे ऑर्गन्स एक साथ आ जाते हैं तो वो बना देंगे एक ऑर्गन सिस्टम। तो एग्जांपल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, जैसे कि स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, ये सब एक साथ आए, राइट, एंड इसलिए उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। वही स्टमक के अंदर, स्टमक एक ऑर्गन है, राइट, तो उसके अंदर स्टमक का टिश्यू रहेगा एंड स्टमक टिश्यू के अंदर स्टमक के सेल्स रहेंगे। तो कहने का मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सेल जब भी एक साथ आते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू एक साथ आते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन एक साथ आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स जब एक साथ आते हैं तो वो बना देते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स है एंड ये सारे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बने हैं। एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाना है ये सारी चीजें। इसलिए मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में कर रही हूँ, इसलिए मैं लाइव नहीं ले रही हूँ, बिकॉज रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हो, राइट, नोट्स बना सकते हो। तो आपको नोट्स बनाना है ये सेशन में। एंड कुछ ऐसी चीजें होगी जो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक से ही ली है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू समथिंग विच इज नॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज ही हमको यूज करना है वाइल राइटिंग आंसर्स, राइट। तो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज से फेमिलियर होना है। तो जो आपको लगता है कि टेक्स्ट बुक में एज इट इज अवेलेबल है तो उसको डायरेक्टली मार्क कर देना है फ्रॉम टेक्स्ट बुक। पर ऐसी जो चीज है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जैसे कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ। अंडरस्टूड है ये? अब क्योंकि आप लोगों ने टिश्यू का मतलब समझ लिया तो टिश्यू कल्चर समझ लेते हैं। नाउ व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर का डेफिनेशन सबसे पहले मार्क कर लो अपने टेक्स्ट बुक में। टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक इन विच एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यू इन एन एसेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम इज डन। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, ये लैब में टिश्यूज बना रहे हैं, नहीं तो हमारे बॉडी के अंदर होता है, राइट। तो ये एक्स वीवो का मतलब क्या है? वीवो मतलब बॉडी, एक्स मतलब बाहर, ठीक है। तो बाहर, बॉडी के बाहर अगर टिश्यूज बनाए जा रहे हैं, फिर वो प्लांट टिश्यूज भी हो सकता है या एनिमल टिश्यूज भी हो सकता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर आप लोगों ने सुना होगा, ये काफी ज्यादा यूज करते हैं वर्ड, साइंटिस्ट करते हैं ये टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम लोग, एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में वो टिश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं, ठीक है, जिससे पूरा का पूरा प्लांट या पूरा का पूरा ऑर्गन भी बन सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे मीम्स भी आते रहते हैं बीच बीच में इंस्टाग्राम में कि ह्यूमन लिवर बन गया, लैब में ह्यूमन लिवर बन गया या ह्यूमन हार्ट बन गया। आपको क्या लगता है ये सारे ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन लिवर या प्लांट कोई बन गया, ठीक है, वो पटेटोज अभी बीच में आया था ना कोई रील के जमीन के ऊपर उगने वाले पटेटो, तो ये सब चीज कहां से हो रही है? ये सब लैब में बनाया जा रहा है एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर। तो टिश्यूज से क्रिएट करेंगे, ठीक है, टिश्यूज पहले तो सेल होंगे और वो सेल्स टिश्यूज बन जाएंगे, टिश्यू से उसके ऑर्गन्स बन जाएंगे, जैसे कि स्टमक हो गया, जो भी बनाना है, किडनी बनाना है, ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन बनाना है, तो उस तरीके से होता है वो फॉर्मेशन। While performing experiment of tissue culture, a liquid, solid or gel-like medium prepared from agar is used. Such medium supplies nutrients and energy necessary for tissue culture technique. अब इसमें क्या क्या डिफरेंट प्रोसेसेस रहते हैं। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है, ये स्टेप्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लीकेशन, शूटिंग एंड रूटिंग, primary hardening and secondary hardening. From the source plant required tissues are taken and all the processes are carried out. अब इसमें आपको क्या करना है, एक बार टेक्स्ट बुक खोलना है,
टेक्स्ट बुक में मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। देखिए, स्टेम सेल्स के बारे में बाद में रीड करेंगे, पहले टिश्यू कल्चर हम कर रहे हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। देखो ये डायग्राम जो मैंने आपको पीवाईक्यूज में दिखाया ना, ये वाला डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये डायग्राम को आप अभी के अभी मार्क कर लो। ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना डिटेल में गिवन नहीं है वैसे टेक्स्ट बुक में, अगर आप डायरेक्टली करेंगे ना मार्क तो वही प्रॉपर रहेगा। टिश्यू कल्चर के बारे में है गिवन है, पर 2 से 3 लाइन गिवन है, इतना एकदम डिटेल में नहीं गिवन है, तो ये आप लोग मार्क यहीं पे कर लीजिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर शूटिंग एंड रूटिंग होता है। शूटिंग एंड रूटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कि वो जो फॉर एग्जांपल प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए पहले तो वो टिश्यूज है, अब वो टिश्यू को प्लांट में क्रिएट करना है, तो उसमें से शूट निकलना चाहिए। शूट मतलब क्या, स्टेम। तो आप लोगों ने स्प्राउट तो देखा ही रहेगा ना, तो उसमें से ऊपर एक चीज निकलती है और नीचे एक चीज निकलती है, तो जो ऊपर बन रहा है दैट इज शूटिंग, एंड जो नीचे हो रहा है दैट इज रूटिंग। तो शूटिंग एंड रूटिंग हो रहा है, फिर प्राइमरी हार्डनिंग एंड सेकेंडरी हार्डनिंग, जिससे ये प्रॉपर एकदम प्लांट खड़ा हो सके, इस तरीके से उसका एकदम प्रॉपरली फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी। देखो साइटोलॉजी भी अभी बीच में गया था ये टॉपिक, साइटोलॉजी। तो बहुत सारे टॉपिक्स है वैसे, मैंने बीच बीच में से वो सारी चीजें ली है। देखो ये रहा साइटोलॉजी। टिश्यू कल्चर भी टेक्स्ट बुक में देखो खाली इतना ही गिवन है, व्हाट इज टिश्यू कल्चर, व्हाट टेक्निक इज यूज्ड, इसमें दिया नहीं गया है, खाली क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, एंड डायरेक्टली वो 2 लाइन में निपटा दिया टेक्स्ट बुक में, पर आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट इज साइटोलॉजी। अभी साइटोलॉजी में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, दिस इज साइटोलॉजी। एंड ये जो हम लोगों ने अभी 5 स्टेप्स पढ़े ना, प्राइमरी हार्डनिंग, सेकेंडरी हार्डनिंग, ये इसी के बारे में बात हो रही है, कि पहले टिश्यूज लिया, फिर उसका शूटिंग रूटिंग हुआ, ठीक है, फिर उसका प्राइमरी हार्डनिंग हुआ, और फिर बाद में उसका सेकेंडरी हार्डनिंग हुआ, जिससे ये प्रॉपरली प्लांट बन जाएगा। तो ये इसी डायग्राम की बात हो रही है, इसको आप लोग मार्क कर लेना, ये वही है, टिश्यू कल्चर का डायग्राम है। नेक्स्ट साइटोलॉजी। साइटो, सबसे पहले तो साइटोलॉजी का मतलब समझो। साइटो मतलब क्या, साइटो मतलब सेल्स, साइटो मतलब क्या होता है, सेल्स, एंड लॉजी मतलब क्या, स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल्स, जब हम लोग स्टडी ऑफ सेल्स कर रहे हैं उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी करने वाले सबसे ज्यादा फेमस कौन कौन है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एट पुणे एंड इंस्टेम एट बेंगलुरु। तो ये दोनों को आपको मार्क कर लेना है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकता है कि सेल बायोलॉजी यानी साइटोलॉजी के लिए कौन से फेमस इंस्टीट्यूट्स है। तो ये दोनों फेमस इंस्टीट्यूट्स है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। स्टेम सेल्स, ये बच्चों इतना 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 इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेम सेल्स में से ऐसा कोई भी साल नहीं गया जिसमें से क्वेश्चंस ना आए हो। 1 मार्कर आ जाएगा, 2 मार्कर आ जाएगा, या उससे कम भी आ सकता है। तो मतलब ये सब आपको ना याद रखना है, स्टेम सेल्स भूलना नहीं है, इसके ऊपर 5 मार्क्स का भी सवाल आ सकता है, तो डोंट मिस आउट दिस स्टेम सेल टॉपिक। स्टेम सेल्स होते क्या है, अब सबसे पहले तो स्टेम सेल्स बनते कैसे मैं आपको समझा देती हूँ। अब आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या पढ़ा था कि जो स्पर्म है एंड जो एग है, ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बना दिए, ठीक है। स्टेम, ये जो स्पर्म है और एग है, ये जाइगोट बनाती है। नाउ जाइगोट, आफ्टर जाइगोट देयर हैपेंस अ लॉट ऑफ सेल डिवीजन,
पहले तो जाइगोट एक सिंगल सेल था, ठीक है, ये रहा जाइगोट। अभी जाइगोट के अंदर ना बहुत सारे डिविजन्स आ गए, बहुत सारे डिविजन्स आ गए। अब ये जो बहुत सारे सेल्स का एक गोला बन गया, ये गोले में से अगर मैं कोई एक सेल निकाल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक सेल निकाल दिया, वो क्लस्टर ऑफ सेल्स है। आप लोग को समझा ये क्लस्टर ऑफ सेल्स कैसे बना? पहले जाइगोट था, सिंगल सेल था, फिर इसका मल्टीपल सेल डिवीजन हुआ, बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर हो गया। और अगर मैं वो क्लस्टर ऑफ सेल्स में से एक सेल कोई तो भी निकाल दूं ना, तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। बाय द वे ये पूरा क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स मतलब क्या? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी ये अभी तक अजाइंड नहीं हुए हैं। नहीं तो क्या होता है, ये जो जाइगोट है उसके अंदर जो भी ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है ना, उनका क्या जॉब है आगे जाके, कि कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स अभी अजाइनिंग चालू हो जाएगा। कि जैसे कि अगर क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम में कैसे किसी को बोला जाता है कि तू बॉलिंग संभालेगा, किसी को बोला जाता है कि तू फील्डिंग संभालेगा, किसी को बोला जाता है तू बैटिंग करेगा। तो वैसे ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है, इनमें से टीम्स बनाई जाती है कि ये सारे सेल्स किडनी बना देंगे, ये सारे सेल्स स्टमक बनाएंगे, ये लोग को हार्ट बनाना है, ये लोग को ब्रेन बनाना है। समझ में आ रहा है? जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, अब ये सारे सेल्स जब काम पे लग जाएंगे और खुद खुद का ऑर्गन बनाएंगे, तब जाके ये पूरा सिस्टम खड़ा होता है। बट अगर ये जो टीम बनाने से पहले ही अगर मैं वो क्लस्टर ऑफ सेल में से एक सेल निकाल दूंगी ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं वो क्लस्टर ऑफ सेल्स में से एक सेल निकाल कर इसको किडनी बनाने में लगा दूं, तो ये किडनी हमारा तैयार हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ दिस टिश्यू कल्चर हैपेंस। मतलब ये क्या करते हैं, जो स्टेम सेल का क्लस्टर रहता है उसमें से कोई तो भी क्लस्टर ले लेंगे और उसमें से फिर लैब में वही कंडीशंस देंगे, और फिर उसमें से जो भी हमें बनाना है, हार्ट बनाना है, किडनी बनाना है, लिवर बनाना है, वो बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप लोगों ने ये भी सुना होगा स्टेम सेल सेंटर्स भी रहते हैं आजकल, कि जो बेबी न्यूबॉर्न अभी हुआ है उसमें से वो लोग को पहले ही बोला जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि आपको अपने बेबी का स्टेम सेल स्टोर करना है कि नहीं करना। अब ये स्टेम सेल स्टोर करने का क्या कारण है कि अगर मान लेते हैं इन फ्यूचर बेबी को कुछ रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसका हार्ट नहीं चल रहा है, उसका किडनी नहीं चल रहा है, तो अगर उसका स्टेम सेल अभी भी स्टोर्ड रहेगा, तो वो स्टेम सेल के यूज से हम लोग उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हेल्प कर सकते हैं। इसलिए स्टेम सेल स्टोर करना, जब बेबी नहीं आया उससे पहले ही वो मम्मी के वुम्ब में ही उसका स्टेम सेल स्टोर कर लेते हैं। So that is something which is very very important. Also, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में भी स्टेम सेल्स रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, नर्स जैसे ही वो बेबी बॉर्न हो जाता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड से वो स्टेम सेल्स ले लेते हैं, जिससे आगे जाके वो बेबी को हेल्प हो सकती है अगर कोई भी ऑर्गन में कुछ भी हुआ तो देखो स्टेम सेल्स का पूरा ये स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स का पूरा क्लस्टर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दीज आर अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अभी तक उनको कुछ बोला नहीं है कि तुझे हार्ट बनाना है या तुझे किडनी बनाना है, अभी भी वो अनडिफरेंशिएटेड वाले स्टेज में। दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन गिव राइज टू ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। कोई भी आप बोलो वो बना सकता है। न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड इन द जाइगोट दैट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये तो हम लोगों ने जस्ट समझा कि मेल गैमेट मतलब स्पर्म, फीमेल गैमेट मतलब एग। तो जब स्पर्म और एग एक साथ आते हैं तो वो बना लेते हैं जाइगोट, राइट। स्पर्म एंड एग एक साथ आते हैं तो वो बना देते हैं जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है इट इज हैविंग मल्टीपल सेल डिवीजन, जिससे उसका क्लस्टर बन जाएगा ना। वो क्लस्टर में से अगर आप कोई भी ऐसा सेल निकालो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेम सेल्स कहेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, मतलब अभी तक वो डिफरेंशिएट नहीं हुए, पर आगे जाकर तो डिफरेंशिएट होने ही वाले हैं, राइट। तो वो जो क्लस्टर ऑफ स्टेम सेल्स है, किसी को बोला जाएगा कि तू हार्ट बना, तो ये जो काम है कि किसी को ये किसी को वो, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। तो डिफरेंशिएशन मतलब कि अभी अलॉटमेंट हो रहा है कि इसको ये बनना है उसको वो बनना है, तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेम सेल्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सेल, different type of tissues, this is called as differentiation of stem cells. Once the new tissue is formed, the capacity of differentiation is lost. एक बार for example वो particular stem cells बन गए हार्ट, तो भी एक बार हार्ट बन गया ना, तो वो हार्ट
सेल्स दूसरा कोई ऑर्गन नहीं बना सकता है कि हाँ अभी हार्ट सेल्स में से हम लोग किडनी सेल्स बना ले, ऐसा सब नहीं हो सकता है। हम लोग सिर्फ स्टेम सेल्स को ही यूज कर कर कोई भी कुछ भी बना सकते हैं। एक बार वो डिफरेंशिएट हो गया फिर हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते फॉर मेकिंग एनीथिंग, राइट। तो यही लिखा है यहाँ पर, सेम चीज, दे फॉर्म विच आर सिमिलर टू देम। लोकेशंस वेयर स्टेम सेल्स आर फाउंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ ये क्वेश्चन है कि कहां से आप लोग ये बना सकते हैं स्टेम सेल। तो इन द अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट इन द यूट्रस ऑफ द मदर। अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे मैंने कहा कि जब भी बेबी आता है, ठीक है, तभी नर्स क्या करते हैं, वो अम्बिलिकल कॉर्ड करके उसको स्टोर कर देती है, जिससे वो बेबी का स्टेम सेल ऐसे स्टोर रह जाता है। या तो स्टेम सेल कहाँ रहता है, तो स्टेम सेल जब भी जाइगोट के फॉर्म में रहता है तभी उसका जो मल्टीपल सेल डिवीजन चलता है, तो तभी में से भी वो क्लस्टर ऑफ सेल में से निकाल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मतलब क्या कि जब भी जाइगोट रहता है, जाइगोट 1 सेल है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये 1 सेल था, फिर धीरे धीरे वो 4 सेल हुआ, 4 से वो 8 हो गया, 8 से वो 16 हो गया। तो जब इतने सारे सेल्स आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टेम सेल का पूरा भंडार, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। फिर रेड बोन मैरो में भी हमारे स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, रेड बोन मैरो। नेक्स्ट, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बीइंग, हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज मतलब पता है ना, चर्बी स्टोर करने वाला, तो वहां पे भी हमारे स्टेम सेल्स रहते हैं और ब्लड में भी स्टेम सेल्स रहते हैं। तो ये सब जगह आपको याद रखना है। वेयर आर स्टेम सेल्स फाउंड, क्वेश्चन आ सकता है वेयर आर स्टेम सेल्स फाउंड, तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन भी करते जाना। देखो ये मार्किंग करते जाना है हमको, बीच बीच में मार्किंग करवाती जाऊंगी, मार्किंग करते जाइए। देखिए ये बैंगलोर वाला, एक पुणे वाला है और एक बैंगलोर वाला है, नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस एंड इनस्टेम, ये दोनों इंस्टीट्यूट्स के नाम है। नेक्स्ट, स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स का ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया कि क्या होता है, कैसे होता है, सेम टेक्स्ट बुक की ही लैंग्वेज से मैंने आपको समझाया है। देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये रहा पैराग्राफ, वेयर आर स्टेम सेल्स फाउंड, तो स्टेम सेल्स आर फाउंड इन दीज ऑल एरियाज, यहाँ पे गिवन है। एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज हो गया, फिर एडिपोज हो गया, रेड बोन मैरो हो गया एंड ब्लड सेल्स हो गया, ये सारी चीजें में रहता है हमारा स्टेम सेल। फिर स्टेम सेल रिसर्च का हो रहा है बिकॉज स्टेम सेल काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया नेचुरल फॉर्म में, राइट। अब जैसे ही साइंटिस्ट लोग को पता चला एंड डॉक्टर्स को पता चला कि अच्छा स्टेम सेल में इतनी ज्यादा ताकत है, तो इससे ज्यादा ये होने लगा, मतलब हेल्प होने लगी इन फाइटिंग डिजीजेस। बिकॉज आप लोग को पता है ऑलरेडी बहुत सारी डिजीजेस हो रखी है, ब्रेन की डिजीजेस है, हार्ट की डिजीजेस है, स्टमक की डिजीजेस है, तो ये सब डिजीजेस का क्योर हो सकता है स्टेम सेल्स। बिकॉज अगर कुछ भी, क्योंकि ऐसी भी होती है बीमारी जहाँ पे ब्लड सेल्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं, WBC प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो तभी क्या करेंगे, रेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लो, जिससे उसके फिर से बोन मैरो से वो प्रोडक्शन चालू हो जाए। तो ये सब चीज बहुत काम में आने लगी। तो मेथड ऑफ स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, मैंने आपको कहा कि स्टेम सेल प्रिजर्व करते हैं, है कि नहीं, बिकॉज वही बेबी को आगे जाके यूज में आने वाला है। तो स्टेम सेल सैंपल्स फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड, रेड बोन मैरो और ब्लास्टोसिस्ट आर टेकन एंड केप्ट इन स्मॉल स्टेराइल वायल्स केप्ट इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -35 to -190। इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। ये जो स्टेम सेल्स है उसको काफी ज्यादा डीप फ्रीजिंग में डाला जाता है। आप यहाँ पे टेम्परेचर देख पा रहे हो माइनस में, और वो भी 135 एंड 190। -190 मतलब क्या, समझ में आ रहा है कितना ज्यादा, क्योंकि -8 में भी ना इतनी ठंडी होती है, -8 में भी स्नोफॉल होता है, इतना ज्यादा ठंडी। यहाँ पे -135 जो हमारा फ्रीजर का टेम्परेचर रहता है ना, वो भी लास्ट -19 पे जाता है। तो ये तो -135 -190, तो इतना ज्यादा कूलिंग में रखा जाता है जिससे स्टेम सेल बहुत सालों तक हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। इन दिस वे द स्टेम सेल्स कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर यूज, क्योंकि ऑब्वियसली अभी बेबी बॉर्न हुआ है, अभी से तो उसको कोई हार्ट डिजीज या कुछ भी नहीं आने वाला है, राइट, मेमोरी लॉस कुछ भी नहीं आने वाला है, कभी आएगा आफ्टर 50 साल 60 साल, तो तब तक होना भी तो चाहिए ना स्टेम सेल, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टेम सेल बिगड़ गया तब तक।
तो ऐसा होगा ही नहीं, तो इसीलिए उसको बहुत ज्यादा डीप फ्रीजिंग में रखा जाता है। स्टेम सेल कौन कौन से होते हैं? स्टेम सेल्स दो तरीके के होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड एडल्ट स्टेम सेल। देखो ये भी यहाँ पे गिवन है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स स्टेम सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड एडल्ट स्टेम सेल्स। Now we understand what is embryonic stem cell and adult stem cell. तो embryonic stem cell में क्या होता है? Division of the zygote starts and there is converted into embryo. ये जो आपको बोला ना मैंने कि जाइगोट का सेल डिवीजन होता है और 16 पूरा एकदम सेल्स का भंडार होता है, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, क्योंकि हम लोगों ने तभी एम्ब्रियो से वो कलेक्ट किया है स्टेम सेल्स। यस और नो, समझ में आ रहा है कि तभी वो जाइगोट और फिर जाइगोट से वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, अभी भी वो कोई इंसान नहीं बना था, अभी भी वो बॉल ऑफ सेल्स में ही था। तो दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, क्योंकि हम लोगों ने लिटरली एम्ब्रियो में से वो स्टेम सेल्स निकाले, that will be called as embryonic stem cells. The cell differentiation starts from the 14th day, वो सब कुछ हो गया, ठीक है। embryonic cells before differentiation are called as embryonic stem cells, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर है तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, embryonic stem cells. 220 different types of cells in the human body are formed from single type of cells. आप समझ में आ रहा है कि एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में से भी ना मैं 220 डिफरेंट चीजें बना सकती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा वर्सेटाइल चीज है ये। एंड यही जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं प्लूरीपोटेंसी, इसको मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लूरीपोटेंसी का डेफिनेशन आता है, स्टेम सेल्स आर प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। स्टेम सेल्स क्या है? अनडिफरेंशिएटेड है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसको मार्क कर लो कि दीज आर अनडिफरेंशिएटेड, या ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है कि स्टेम सेल्स आर डिफरेंशिएटेड क्या अनडिफरेंशिएटेड। इट इज अनडिफरेंशिएटेड, बिकॉज एक बार डिफरेंशिएट हो गया, उसको टीम मिल गया कि उसको हार्ट वाले टीम में जाना है, हार्ट बनाना है, तो फिर वो कहीं पे भी काम में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अनडिफरेंशिएटेड। इसलिए आपके पास 220 डिफरेंट टाइप्स बनाने का चांस है कि अगर आपको ये बनाना है आप ये बना सकते हो, दूसरा कुछ बनाना है दूसरा कुछ बना सकते हो, एंड दैट इज व्हाई अनडिफरेंशिएटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर अनडिफरेंशिएटेड। नेक्स्ट इज प्लूरीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी का मतलब भी यही है कि आप एक सेल से इतनी सारी चीजें बना सकते हो, यानी स्टेम सेल इज प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंसी मतलब भी यही होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बना सकता है, सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी है उसके पास कि खुद से वो अपना कुछ भी बना सकता है। इट हैज बीन फाउंड दैट स्टेम सेल्स आर कलेक्टेड वेल बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने से पहले ही आपको इसको कलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है स्टेम सेल कलेक्ट करने का, मतलब कॉमेडी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स ले लिए, इकट्ठा कर लिए, उसको फ्रीज कर लिया, तो क्या मतलब, क्योंकि डिफरेंशिएट हो चुके हैं तो वो उसका हो गया, उसको मिल गया एटीम, अजाइन हो चुका है कि उसको किडनी बनाना है, तो फिर आपका थोड़ी बात सुनेगा। अगर आप उसको बोलोगे हार्ट बना या ब्रेन बना, नहीं बनाएगा वो। पर अनडिफरेंशिएटेड रहेगा तो वो आपका बात सुनेगा कि ठीक है इसको ये बनाना है या वो बनाना है, तो तभी आपका बात सुनेगा। इसलिए हमेशा अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही इसको कलेक्ट करना है और फिर लैब में इसको स्टोर करना है, एंड फिर फाइनली इससे आपके टिश्यूज बन जाएंगे, क्योंकि वो स्टेम सेल्स है, राइट। तो सेल्स डायरेक्टली ऑर्गन नहीं बनाएंगे, सेल्स को आपको पहले ग्रो करना पड़ेगा, सेल की एक लेयर बन जाएगी, और वो सेल की लेयर जब बन जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? टिश्यूज कहेंगे। तो सेल की लेयर बन जाएगी, टिश्यूज कहेंगे, फिर टिश्यूज जब और लेयरिंग करेंगे और वो एक ऑर्गन बना देंगे। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है। तो देखो यही यहाँ पर भी यही लिखा है, देयर बाय टिश्यूज एंड फाइनली इनटू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फाइनली बन जाते हैं। नेक्स्ट एडल्ट स्टेम सेल्स क्या होता है? एडल्ट स्टेम सेल्स जैसे कि वो वाला था एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये है एडल्ट स्टेम सेल्स। तो नाम से समझो कि एडल्ट स्टेम सेल्स एडल्ट में से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब जब हम लोग बड़े हो जाते हैं। तो स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एडल्ट पर्सन टू। देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ स्टेम सेल्स इन द एडल्ट पर्सन, फ्रॉम द रेड बोन मैरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज मार्क इट, सारे बच्चे मार्क करेंगे टेक्स्ट बुक में। सबसे पहली जगह कौन सी है? रेड बोन मैरो, फिर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एंड तीसरा है ब्लड। ये सभी के बॉडी के अंदर अभी भी प्रेजेंट है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी है और रेड बोन मैरो भी है। तो ये सब चीज अभी भी प्रेजेंट है, तो अगर आप अभी भी चाहो तो वो भी स्टोर हो सकता है। तो एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है एंड दिस इज एडल्ट स्टेम सेल, क्योंकि ये एडल्ट फॉर्म में भी प्रेजेंट है अभी भी।
Besides, stem cell can be obtained from cord blood immediate after birth also. जस्ट बच्चा आया है, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड भी आप लोग उसमें से स्टेम सेल्स निकाल के कलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर अभी इच्छा हो रही है तो अभी भी है, रेड बोन मैरो में है, ब्लड के अंदर है, एंड ये प्रेजेंट है इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया सभी को? यस, सभी को समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप दिखा दो। ये वाला और ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलती जाऊंगी, अब यहाँ तक जो भी है ना डायग्राम्स आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन से ऊपर तक जो भी पैराग्राफ्स गिवन है वो सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, सारे टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर है। तो ये डायग्राम्स कर लेना, स्टेम सेल एंड ऑर्गन्स, कि स्टेम सेल में से आप क्या क्या बना सकते हैं। तो आप बोन बना सकते हो, आपको हार्ट बनाना है हार्ट बनाओ, लिवर बनाओ, इंटेस्टाइन बनाओ, ब्रेन बनाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें बन सकती है फ्रॉम इक्लोता स्टेम सेल। ये स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बोल रहे हैं। तो स्टेम सेल कैन रेप्लिकेट देमसेल्स, जिससे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हैं। अगर आपको आरबीसी बनाना है उसमें से तो वो बना लो, राइट। मसल सेल बनाना है मसल सेल बना लो, लिवर सेल बनाना है लिवर सेल बना लो। तो जो बनाना है बना सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल थेरेपी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सब हम लोगों ने देख लिया। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, देखो ये ऐसे पेट्री प्लेट में डाला जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, फिर उसको एकदम अच्छा अच्छा चीज दिया जाता है, जो भी उसको चाहिए न्यूट्रिशन सब कुछ दिया जाता है, जिससे वो बड़ा होकर जो भी हमको बनाना है, मसल बनाना है मसल बना सकते हैं प्लेट के अंदर, हार्ट बनाना है हार्ट बना लो प्लेट के अंदर। तो ये सब चीज ऐसे लैब में बन जाती है धड़ाधड़। फिर एडल्ट स्टेम सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये तीन चीजें हम लोगों ने नोट डाउन कर ली, रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड। और ये तो बर्थ के टाइम पे है, राइट। कॉर्ड ब्लड में से भी हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड में से स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं, तो ये याद रखना है। फिर यूज ऑफ स्टेम सेल्स, तो यूज ऑफ स्टेम सेल कहाँ पे यूज है? सबसे पहले ये 3 मार्क्स का सवाल आता है कि यूज ऑफ स्टेम सेल्स, राइट द यूज ऑफ स्टेम सेल्स। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इन रीजेनरेटिव थेरेपी, सेल थेरेपी, रिप्लेसिंग द डेड सेल्स इन पेशेंट्स ऑफ द डायबिटीज या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, ये सब डिजीजेस है। फॉर एग्जाम्पल उसका हार्ट खराब हो गया या उसका मेमोरी लॉस हो रहा है, जैसे कि ये सब में मेमोरी लॉस होता है, ये में हार्ट खराब हो गया और इसमें डायबिटीज हो रहा है। तो जो भी उसके बॉडी के अंदर डेड सेल्स है, वो डेड सेल्स को रिप्लेस करके अगर हम लोग स्टेम सेल उसके अंदर डाल दे तो उसका पूरा बॉडी एकदम खुश हो जाएगा, राइट, रीजनरेट हो जाएगा। तो यही हमको चाहिए कि कोई भी बीमारी का हल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल, क्योंकि स्टेम सेल्स गए तो नया नया वातावरण क्रिएट हो जाएगा, नए सेल्स आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन पेशेंट्स ऑफ अनीमिया, थैलेसेमिया, ल्यूकेमिया। तो बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ना ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, डब्ल्यूबीसी नहीं बन रहे या प्लेटलेट्स नहीं बन रहे या आरबीसी नहीं बन रहे तो भी बहुत कम नंबर पे बन रहे, तो वो सब हार्मफुल होता है, राइट। तो इसलिए इसमें भी हम लोग स्टेम सेल डाल सकते हैं। नेक्स्ट यूज, सेकेंड यूज, सबसे पहला क्या था याद रखना है, इन रीजेनरेटिव थेरेपी। तो रीजेनरेटिव थेरेपी सबसे पहला यूज। सेकेंड क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तो काफी ज्यादा यूज में है, आप लोगों ने मतलब काफी ज्यादा इसको सुना होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यस और नो। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं, इन ऑर्गन फेलियर सच एज किडनी एंड लिवर, ये सबसे ज्यादा फेल होते हैं, किडनी और लिवर। इसका समझ रहे हो ना कि क्यों ये फटाफट से इसका लाइफ खत्म हो जाता है किडनी और लिवर का, क्योंकि ये दो ऑर्गन्स ऐसे हैं हमारे बॉडी में, लंग्स भी है पर हम लोग के पूरे बॉडी का कचरा जो होता है ना, ये दोनों डिटॉक्सिफाई करते हैं, लिवर एंड किडनी। इसलिए ये सबसे ज्यादा एसेंशियल है हमारे बॉडी में। अगर ये दोनों ना हो तो हमारे बॉडी में इतना कचरा जमा हो जाएगा ना जिससे हम मर भी सकते हैं। तो लिवर और किडनी का ध्यान बहुत ज्यादा रखना जरूरी है। Some tissues can be formed by stem cells and transplanted in a needy patient, कि उसका लिवर या किडनी खराब हो गया तो हम लोग उसके अंदर स्टेम सेल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन डाल सकते हैं।
जिससे उसका फिर से वो चालू हो जाएगा। जैसे कि स्टेम सेल है, अगर उसका हार्ट खराब हो गया तो क्या कर सकते हैं, वो पेट्री प्लेट में हार्ट बना सकते हैं और फिर उसके अंदर डाल सकते हैं। अब होता क्या है ना, आप लोगों को लग रहा होगा मैम ये क्यों बनाना है, जबकि अगर रेडीमेड अवेलेबल है तो वही कर देना चाहिए। रेडीमेड मतलब दूसरे का किडनी है, वो तो होता है ना रेगुलर लाइफ में कि दूसरे का किडनी है तो वो किडनी डोनेट कर देता है और फिर जिसका भी किडनी खराब है उसके अंदर डाला जाता है। ये आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत कॉमन है, राइट। आपके रिलेटिव्स में भी ऐसा सब हुआ रहेगा। बट आपको ये भी पता होगा कि ये जो चीज है जिसमें किडनी दूसरे का लिया जाता है या लिवर दूसरे का लिया जाता है, तो ये कितना रिस्की चीज है, बिकॉज एवरी बॉडी हैज अ सर्टन फेमिलियर थिंग। अगर वो कुछ अलग दिखता है ना उसको, तो उसको रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि अगर आप दूसरे किसी का किडनी डाल दो अपने बॉडी में, तो वो बॉडी रिजेक्ट ही कर देगा, एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। यहां तक की भी बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पप्पा का किडनी खराब हो गया तो उसके बेटे ने उसको डोनेट किया, तो इसमें भी ब्लड रिलेशन है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करेगा पर एकदम फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए ये यहाँ पर हीरो बन जाता है ये प्रोसेस, बिकॉज इसमें क्या है, स्टेम सेल उसका ही है ना, जिसने स्टेम सेल खुद का दिया है उसी को दे रहे हैं हम लोग। मतलब जब वो छोटा था उसकी मम्मी ने ऐसे डिसाइड किया चलो इसका स्टेम सेल स्टोर कर लेते हैं, तो उसी का स्टेम सेल तो उसको यूज आ रहा है, तो इसमें रिजेक्शन का चीज आता ही नहीं है, बिकॉज उसी का है वो सेल और उसी का ऑर्गन बनेगा, तो एकदम उसमें एक्सेप्टेंस आपको मिलेगा रादर देन दैट प्रोसेस ऑर्गन डोनेशन में जिसमें दूसरे का ऑर्गन हम लोग ले रहे हैं। तो ये इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। Organ transplantation. Organ transplantation is performed when an organ becomes less efficient or completely non-functional. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन और स्किन ग्राफ्ट्स कैन बी डन इफ अ सुटेबल डोनर इज अवेलेबल। मैचिंग ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो ये बहुत एसेंशियल स्टेप होता है कि जो डोनेट कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है ये दोनों का प्रॉपरली मैच होना चाहिए। कि बिफोर ट्रांसप्लांटेशन मैचिंग इज डन बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, फिर डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स तो नहीं है उसको जो दे रहा है किडनी या कोई भी ऑर्गन, उसके अंदर कोई डिजीज या डिसऑर्डर तो नहीं है, फिर एज डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो एज डिफरेंस से क्या होता है ना, एकदम अलग लगने लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि जिसको चाहिए वो काफी ज्यादा यंग हो और हम दे रहे हैं वो एकदम बुढ़ा लिवर या बुढ़ा किडनी दे रहे हैं, तो तभी भी थोड़ा रिजेक्शन का रोल आ जाता है। इन्वेस्टिगेशंस आर कैरिड आउट टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट। लिविंग डोनर्स फॉर किडनी एंड स्किन, लाइव डोनर्स कैन डोनेट ऑर्गन्स और टिश्यूज। अब यहाँ पर क्या है ना, दो तरीके के डोनर्स आ जाते हैं, एक तो लिविंग डोनर एंड डिसीज डोनर। लिविंग डोनर मतलब अगर आप जिंदा रहकर भी कोई ऑर्गन डोनेट कर पा रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज लिविंग डोनर्स। जैसे कि अगर आपका मन हो रहा है कि मुझे हार्ट डोनेट करना है, तो हार्ट डोनेट आप लिविंग होते हुए नहीं कर सकते। मतलब जैसे ही आप हार्ट दे दोगे किसी को तो आप मर जाओगे, है कि नहीं। या अगर आपको मन हो रहा है कि मुझे लंग्स डोनेट करना है, तो आप लंग्स खुद के दे दोगे तो खुद मर जाओगे। सो ऐसा कोई चीज जो दे रहे हो पर आप खुद नहीं मर रहे हो, दैट इज किडनी। क्योंकि हमारे पास दो किडनी है और एक किडनी पे सरवाइव कर लिया जाता है। अगर एक किडनी है किसी के पास एकदम फुल्ली फंक्शनल, किस जरा भी उसके अंदर कुछ भी टेंशन नहीं है, तो वो एक किडनी के ऊपर पूरा लाइफ बिता सकता है, तो दैट इज लिविंग। कि अगर उसने किडनी दे भी दिया, एक किडनी दे भी दिया, तो भी वो लिविंग रहेगा। लिवर भी नहीं दे सकते, पूरा का पूरा लिवर काट के नहीं दे सकते हम लोग, हाँ उसका पार्ट दे सकते हैं, पूरा का पूरा नहीं दे सकते। दैट इज लिविंग डोनर। डिसीज डोनर मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जो मरने के बाद ही दी जा सकती है। जैसे कि लिवर, अगर आपको पूरा का पूरा लिवर देना है तो उसके लिए मरना पड़ेगा, मरने के बाद ही हो सकता है। या हार्ट देना है तो मरने के बाद ही हो सकता है। आईज भी मरने के बाद ही हो सकता है। कोई क्यों चाहेगा कि लिविंग में ऐसे आंखें निकाल के किसी को दे दे, है ना, ये सब नहीं पॉसिबल है, राइट। इवन अगर आपको दूसरे कोई ऑर्गन्स देने हैं तो वो सब चीज तभी पॉसिबल है। जैसे ऐश्वर्या राय ने उसने कमेंट कर लिया था, मतलब उसका फिक्स है कि जब भी मैं मरूंगी तो मेरी आईज मुझे डोनेट करनी है। तो उसने लिखा है ना कि जब मैं मरूंगी तब भी मुझे आईज डोनेट करनी है।
तो वो मरेगी, उसके बाद में ही उसका आई डोनेशन होगा, अभी कोई उसका आईज मांगने नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड एज डिसीज डोनर। तो ऐश्वर्या राय डिसीज डोनर हुई, जो कि आफ्टर डेथ होता है उसका डोनेशन। नेक्स्ट इज बॉडी डोनेशन, जो कि बहुत सारे आज के जमाने में करते हैं बॉडी डोनेशन, मतलब उसमें पूरा बॉडी डोनेट कर रहे हैं। तो बॉडी डोनेशन में बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज। अब पूरा बॉडी कब डोनेट करेगा कोई भी, जिसको लगता है कि मेरा बॉडी ना रिसर्च पर्पस के लिए जाना चाहिए, वो भी आफ्टर डेथ ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि जो भी डॉक्टर्स बनते हैं उनको सर्जरी, जो लाइव सर्जरी रहता है, उससे पहले उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइफ से खेलने वाली चीज है, राइट। अगर वो डॉक्टर को खाली किताब में लिखा है कि ऐसे करना है सर्जरी, वैसे करना है, और अगर वो लाइव नहीं कर पा रहा है तो वो किसी को भी मार सकता है, राइट। इसलिए उसको लाइव करना जरूरी है कि लाइव हार्ट का सर्जरी करे या लाइव किडनी का सर्जरी करे, इसलिए उसको लाइव देखना जरूरी है। लाइव बॉडी को खोलना, लाइव बॉडी से प्रॉपरली उसका जजमेंट लगाना, तो वो लाइव से ही सीख सकता है। इसलिए हमेशा कोई भी आप हॉस्पिटल में जाओ या कोई भी आप MBBS वाले कॉलेज में जाओ, आपको कोई ना कोई लाइव बॉडी दी ही जाती है टू प्रैक्टिस ऑन इट। ठीक है, वो लाइव रहता है, लाइव, नॉट इवन पुतला, लाइव रहता है। वो लाइव मतलब जिंदा नहीं है पर रियल बॉडी है। तो रियल बॉडी को ऐसे काट के उसका ऑर्गन्स निकालो या स्टिचिंग करो, क्योंकि स्टिचिंग रहता है ना, स्टिचेस आ जाते हैं ऐसे, 9 स्टिचेस आ गए, तो वो स्टिचिंग करने के लिए भी रियल चाहिए रहता है। तो ये सब चीज जब बॉडी डोनर्स मतलब बॉडी डोनेशन वाले आ जाते हैं तब वो हेल्पफुल होती है। तो इसलिए बॉडी डोनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज लॉ फॉर ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, तो ये सब चीज आ जाती है इन द बॉडी डोनेशन। चलिए, तो अभी टेक्स्ट बुक देख लेते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यही था जो हम लोगों ने जस्ट किया। फिर बॉडी डोनेशन, तो बॉडी डोनेशन में आफ्टर डेथ ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोज, मतलब पूरा का पूरा हवाले ही कर दिया कि ले लो मेरा बॉडी, उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट कैन बी ट्रांसप्लांटेड या दैट कैन बी डोनेटेड। ठीक है, व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, स्किन, किडनी, बोन, लिवर, पैनक्रियाज, हार्ट, लंग्स एंड आईज। इसको मार्क कर लेना है। आपको पूरा का पूरा आंसर आ सकता है कि किडनी, फिर स्किन, बोन, लिवर, हार्ट, पैनक्रियाज, लंग्स, ये सब चीज आपको पूछेंगे एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, आप लोग को नोट डाउन करना है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं, इसलिए जस्ट 2 मिनट्स का ब्रेक। 2 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस बोल रहे हैं ना, 2 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। 2 मिनट में कुछ नहीं बोलूंगी, अब तो 2 मिनट्स के लिए आप आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड है, तो आगे कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, द टेक्निक्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इंप्रूवमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस और बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं ना, जो भी नेचुरल चीजें चल रही है उसको और एनहांस करना है, दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग सारी चीजें देखते हैं और उसी को हम एनहांस करते हैं
ठीक है, जैसे कि बेसिक एग्जांपल गिर काउ एंड हाइब्रिड काउ। अब गिर काउ नॉर्मल काउ है, ठीक है, ये एकदम नेचुरल काउ है, नेचुरल मिल्क देगी। पर अगर हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है, जिसका भी गाय है उसका जो भी वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो तबेले वाले को ना ज्यादा बिजनेस करना है, तो वो क्या कर सकता है, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। अभी बायोटेक्नोलॉजी में देयर आर सर्टेन हॉर्मोन्स फॉर गिविंग मोर मिल्क, तो इसमें इंजेक्ट किया जाएगा जिससे वो ज्यादा दूध देगी। या हाइब्रिड काऊ ही बना दो जो ज्यादा रेजिस्टेंट हो डिजीजेस से, नहीं तो क्या होता है ना, नॉर्मल काउस में ज्यादा डिजीजेस भी आ जाते हैं, इन्फेक्शंस आ जाते हैं, जिससे वो ज्यादा टाइम तक वो इन्फेक्शंस में ही रहती है और फिर उसका हेल्थ भी खराब हो जाता है। तो ये सब चीज हम लोग खुद के अकॉर्डिंग, खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर डाले वो पर्टिकुलर चीज में, दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। तो उसको एनहांस करना है बेसिकली टू इंक्रीज यील्ड। यील्ड मतलब क्या, कि जो नेचुरल दे रहा है ना वो नेचुरल से ज्यादा दे, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीज। तो इंक्रीज इन द यील्ड मतलब हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं, उस तरीके से हमें चेंजेस लाने, दैट्स द होल पॉइंट। तो इंक्रीज यील्ड मतलब एनेबल्स हायर पर हेक्टर यील्ड ओवरकमिंग लिमिटेशंस ऑफ द अवेलेबल क्रॉप लैंड, रिड्यूस डिजीज कंट्रोल कॉस्ट। डिजीज कंट्रोल कॉस्ट मैंने आपको जस्ट बोला ना कि डिजीजेस नॉर्मल काउ में या कोई भी, यहाँ पे सिर्फ गाय की बात नहीं हो रही है, कोई भी चीज के बारे में बात हो रही है, इवन प्लांट्स में जो खेती करते हैं, फार्मर्स खेती करते हैं, तो उसमें भी देर आर अ लॉट ऑफ पेस्ट मतलब इंसेक्ट्स जो पूरे खेती को बर्बाद कर देते हैं। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, और एक्चुअली हो रहा है, यू मस्ट हैव हर्ड बीटी कॉटन, सुना है कभी, बायोटेक्नोलॉजी कॉटन रहता है वो। तो उसमें क्या होता है ना, वो कॉटन प्लांट के अंदर ऐसा जीन डाल देते हैं, जीन मतलब वो डीएनए का फ्रैगमेंट, जो कि अगर कोई पेस्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसेक्ट आया उसको खाने के लिए, वो प्लांट को खाने के लिए, तो वो प्लांट को जैसे ही खाएगा ना वो इंसेक्ट मर जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स को बनाना जिससे उसका डिजीज भी कंट्रोल हो रहा है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी से हो सकता है। एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज करे, मतलब बेसिकली यू हैव टू इंक्रीज दैट, एनहांस और कर दे। स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटीज, तो स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटी भी हम लोग इससे बना सकते हैं। दीज ऑल आर द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, तो ये था, मतलब ठीक है, इसको इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट्स है ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के, एंड एजुकेशन भी, एजुकेशन एंड रिसर्च में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को क्या लगता है, ये जब जो फैक्ट्रीज है, चॉकलेट की फैक्ट्री हो गई, जैसे कैडबरी हो गया, नेस्ले हो गया, वो सब में भी बायोटेक्नोलॉजी का रोल है, सब में बायोटेक्नोलॉजी का रोल है, मतलब अभी के जो भी है सब में बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। इवन द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू इज, जो हमारे घर पे चीज आता है, पहले क्या होता था, जो चीज बनाने के लिए एक एंजाइम यूज होती है, ठीक है, वो एंजाइम ना पहले के जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट पहले का जमाना, तो पहले के जमाने में वो कैमल के पेट के अंदर से वो एंजाइम निकाली जाती थी, ठीक है, मतलब वो प्रॉपर वेज में गिनती नहीं होता है, बिकॉज जो प्योर वेजिटेरियंस है उनको तो प्रॉब्लम होगी कि वो चीज खा रहे हैं और वो चीज के अंदर वैसा कोई रस प्रेजेंट है जो एनिमल्स से आ रहा है, तो दैट इज समथिंग विच इज अवॉइडेबल, राइट, तो वो अवॉइड करेंगे। तो इसलिए हम लोग बीच में से डिबेट भी करते थे कि चीज तो नॉनवेज है, बट अभी के जमाने में चीज नॉनवेज नहीं होता है। यस, देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे अभी भी चीज नॉनवेज वाले फॉर्म में ही बेचा जाता है, बट हमारे इंडिया में देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, और अभी तो कोई भी नॉनवेज चीज नहीं बेच रहा है। यस, तो जैसे कि अमूल चीज की बात करूं तो उसका जो चीज का प्रोडक्शन है उसमें भी जो एंजाइम यूज होती है वो बायोटेक्नोलॉजी से आ रही है, मतलब सेम एंजाइम जो कैमल के स्टमक में से निकल रही है, वो वाली एंजाइम अब हम लोग लैब में क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टैंक रहता है, उसमें से ऐसे एंजाइम्स निकल रही है, मतलब आप समझ रहे हो, दिस इज सो गुड, कितना अच्छा, मतलब कोई झंझट ही नहीं, जो भी आपको चाहिए वो डायरेक्टली माइक्रोब्स बना के दे देंगे। तो उसमें क्या हुआ, माइक्रोब्स के अंदर डीएनए वो डाल देना है, जो वो डीएनए बना रहा था, मतलब वो जो जीन बना रहा था वो पर्टिकुलर एंजाइम, वही जीन समझ में आ गया कि वो जीन ना ये एंजाइम बना रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, वो वाली जो जीन है वो ये जीन में डाल दी, मतलब इसका जो डीएनए था, मैं आपको एक डायग्राम से समझाती
क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माइक्रोब का डीएनए, उसका ओरिजिनल डीएनए, ठीक है, ग्रीन कलर का डीएनए उसका है। एंड ये वाला जो जीन है, ये वाला वही जीन है जो वो पर्टिकुलर एंजाइम को बना रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको ये वाला जो जीन है जो ये एंजाइम बना रहा है, ये वाला जीन हम लोग इसमें डाल देंगे। तो अब जो डीएनए ये माइक्रोब के अंदर रहेगा, दैट विल बी अ मिक्स डीएनए, दैट विल बी अ मिक्स डीएनए। इसके अंदर ये वाला जो फ्रेगमेंट घुसा है, ये माइक्रोब से वो पर्टिकुलर एंजाइम बनवाएगा, ठीक है, कंपलसरी बनवाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब ये जीन घुस चुका है, तो वो माइक्रोब ना चाहकर भी वो पर्टिकुलर एंजाइम बनाएगा। तो दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट वट एवर वी वॉन्ट। तो कमर्शियल एप्लीकेशन इसके बहुत सारे हैं। इवन अभी जो आपको मल्टीविटामिन टैबलेट्स दिख रहे हैं मार्केट में, विटामिन B12, विटामिन C, D, ये सब आपको क्या लगता है, ये क्या ऐसे ओरिजिनल कोई ऐसे नींबू या कोई संतरा ऐसे काट के उसका ऐसा पाउडर फॉर्म बना रहे हैं? नहीं, ये सब माइक्रोब से हो रहा है, सारी चीजें माइक्रोब से हो रही है। डायरेक्टली टैंकर पे टैंकर ऐसा डायरेक्टली विटामिन C का निकलता है, वो पूरा जूस निकलता है, और फिर उसको ड्राई करके उसका टैबलेट बना देते हैं। तो कोई झंझट नहीं रहा है, एग्जैक्ट, वो भी एग्जैक्ट हमको वही पाउडर मिलेगा जो नॉर्मल ऐसा निकाल कर हम लोग करेंगे, और वो भी प्योर फॉर्म में। तो अभी सारी चीजें ना बायोटेक्नोलॉजी में हो चुकी है, फार्मास्यूटिकल्स से लेकर न्यूट्रास्यूटिकल्स में, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन बायोटेक्नोलॉजी। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, बिकॉज कमर्शियल में काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि कमर्शियल, कमर्शियल मतलब क्या, कि जिसमें हम लोग पैसा कमा सके। तो पैसा कमाने वाले इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है? सबसे पहले क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था ना बीटी कॉटन का, तो बीटी कॉटन में यही है, वो प्लांट को मॉडिफाई कर देते हैं। अभी उसमें भी वही सेम चीज कि प्लांट का जो ओरिजिनल डीएनए है, ठीक है, प्लांट का जो ओरिजिनल डीएनए है, मान लेते हैं इसमें भी चलो ग्रीन ही लेती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये प्लांट का ओरिजिनल डीएनए है, ठीक है। अब मुझे ना एक ऐसा जीन इसके अंदर ट्रांसफर करना है जिससे ऐसी कोई चीज बन जाए, ऐसा कोई एंजाइम बन जाए जो कि अगर इंसेक्ट आएगा खाने के लिए तो वो उसका पेट काट सके, लिटरली, या पेट के अंदर वो छेद कॉज कर देता है, पेट पूरा एकदम बर्बाद कर देता है वो एंजाइम। तो ऐसी जीन डाली जाती है प्लांट के डीएनए के अंदर, जिससे अब कोई भी अगर प्लांट को खाने आया तो वो उसके पेट के अंदर छेद कर देगा, जिससे वो मर जाएगा इंसेक्ट। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जीएमओस बना रहे हैं, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हाइब्रिड क्रॉप्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ये सब चीज पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है? इवन जीएमओस में ना हम लोग ऐसी भी चीज बना सकते हैं जैसे कि दो फ्रूट्स का मिलन, तो दो फ्रूट्स इकट्ठा करके कोई ऐसा एग्जॉटिक फ्रूट बना सकते हैं, और ये बन भी रहा है। अमेरिका में तो काफी हद तक बनता है, ये काफी ज्यादा लीगल है, तो वो लोग बनाते रहते हैं। तो वहां पे जीएमओस का काफी ज्यादा है कि ये है और वो है, तो ऐसे अलग सा, जैसे कि एप्पल और पेयर, एप्पल और पेयर को मिक्स करके एक बना दिया है फ्रूट। फिर स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, वो लोग को मिक्स करके एक ऐसा फ्रूट बना दिया है। तो बहुत सारी चीजें अभी मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन हैव अ लुक इन गूगल, गूगल में आपको बहुत सारे इमेजेस भी मिल जाएंगे। तो ये सब है जीएमओस। देखो ये रहा, देखो जो मैं आपको बोल रही थी ना, यही सेम चीज है। ब्लैकबेरी और रास्पबेरी को मिक्स करके ये लोग ने ऐसा ऐसा फ्रूट बनाया है। फिर लेमन और मैंड्रीन को मिक्स करके ऐसा मायर लेमन बना दिया। तो मायर लेमन तो हमको कितना मिलता भी है ऊपर से, आप अगर एकदम बड़े स्टोर में जाओगे ना तो आपको ये मायर लेमन मिलता है। तो ये भी एकदम बायोटेक्नोलॉजी से उसका कर दिया, मतलब इसका थोड़ा सा जीन्स इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। पूरा डीएनए का खेल है ये बायोटेक्नोलॉजी में पूरा। अब अभी जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, ये सब में यही सेम चीज रहेगा कि इसका ओरिजिनल डीएनए, इसका टुकड़ा इसके अंदर ट्रांसफर कर लिया और मिक्स वाला डीएनए बना लिया, और वो मिक्स वाले डीएनए से कुछ अलग सा ही बन गया। पूरे अभी चैप्टर में यही सेम चीज आएगी। फिर ब्लैकबेरी का मैंने बोल दिया, फिर ग्रेप फ्रूट है और एक्टिना है, और उसमें से कीवी बन गया। तो अभी जो हम लोग कीवी खा रहे हैं एक्चुअल में ये जीएमओ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, देखो मैंने जो आपको बताया वही सेम चीज है।
तो ये ओरिजिनल डीएनए, ये बैक्टीरिया है, और फिर उसका क्या कर दिया, ये देखो ये एक्स्ट्रा जीन आपको दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा जीन इसके अंदर डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, ये एकदम मिक्स वाला बन जाएगा। और फिर से वो बैक्टीरिया के अंदर डाल देने का, मतलब क्या करने का, बैक्टीरिया का डीएनए निकालना है, डीएनए आइसोलेशन। फिर वो ओरिजिनल डीएनए के अंदर वो जो पार्ट रखना है, जीन रखना है दूसरे किसी का, वो उसमें घुसा दो। और फिर क्या करेंगे, फिर से ये जो अभी हमारे पास तैयार हो गया विद द मिक्स डीएनए, वो फिर से डाल दो बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के पास एक नया डीएनए आ जाएगा। बीटी कॉटन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन में क्या होता है, अ जीन हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ द कॉटन। तो कॉटन का जो ओरिजिनल डीएनए था उसके अंदर ये बैक्टीरिया का डाल दिया जीन्स, तो अभी उसके पास अभी थोड़ा सा अलग डीएनए बन गया प्लांट के अंदर। ठीक है, अभी प्लांट के अंदर वो डीएनए पर इंसेक्ट को तो थोड़ी दिखेगा, आपको भी दिख रहा है क्या, ये तो नॉर्मल कॉटन जैसा ही दिखता है। तो इंसेक्ट तो आएगा मस्त मजे में कि वाह आज तो मैं ये कॉटन प्लांट को बर्बाद करूंगा, तो ये गया और उसको ऐसा एक बाइट खाया, एक बाइट खाया, तभी तो उसको कुछ नहीं समझ में आया, पर धीरे धीरे देखा तो उसके पेट के अंदर छेद होने लगे, क्योंकि ये लिटरली पोर्स क्रिएट करता है पेट के अंदर। अब पोर्स क्रिएट कर गया तो सारी चीजें बाहर निकल गई और फिर वो मर गया बेचारा। और उसके भाई बंधुओं ने देखा, वो पूरा इंसेक्ट समाज ने देखा कि यार क्या हो रहा है मेरे भाई के साथ, तो फिर वो लोग इतना डर जाते ना कि नेक्स्ट टाइम वो कोई भी बीटी कॉटन के पास नहीं जाते। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम नेचुरल ये इंसेक्ट्स। नहीं तो क्या होता है, फार्मर्स लोग को, बेचारे लोग को इतना केमिकल्स जानना पड़ता है, वो केमिकल पेस्टिसाइड इतना स्प्रे करना पड़ता है, तब जाके इंसेक्ट्स नहीं आते हैं। पर इसमें हम लोगों ने कुछ स्प्रे ही नहीं किया, राइट? तो ये कितना मतलब नेचुरल है, एकदम नेचुरल। तो इफ बॉलवर्म फीड्स ऑन लीव्स, बॉलवर्म करके मतलब कोई वर्म है, ठीक है, वो इंसेक्ट आ गया, तो टॉक्सिन डिस्ट्रॉयज इट्स एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉलवर्म डाइज, इंस्टेंट वो मर जाता है, तो इसलिए वो नेक्स्ट टाइम कभी आएगा ही नहीं। तो वैसे ही बीटी ब्रिंजल भी बनता है, तो बीटी ब्रिंजल वेराइटी इज डेवलप्ड बाय यूजिंग द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis. दिस इंप्रूव्ड वेराइटी ऑफ ब्रिंजल किल्स द पेस्ट इन द सेम वे। फिर से ये ब्रिंजल खाने आएगा, वो पेस्ट तो मस्त मजा में, इंसेक्ट सोच रहा है आज तो मैं ब्रिंजल खाऊंगा, वो गया और उसका पेट के में छेद हो गया और फिर वो बेचारा मर गया। तो ऐसे करके हम लोग जीएमओज बना सकते हैं। इवन गोल्डन राइस, गोल्डन राइस भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है। तो हो क्या रहा था ना, बीच में ना विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो गया था सबको, विटामिन ए नहीं हो रहा था उनके डाइट में, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग अभी ये बनाएंगे, गोल्डन राइस बनाएंगे। तो गोल्डन राइस में उन्होंने क्या किया, वो विटामिन ए वाला जो जीन है वो राइस के डीएनए में मिक्स कर दिया, और फिर अगर आप खाओगे वो गोल्डन राइस तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो विटामिन ए जा रहा है पेट के अंदर, समझ में आ रहा है? तो जीन सिंथेसाइजिंग विटामिन ए हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वैरायटी ऑफ राइस, राइस के डीएनए में वो विटामिन ए वाला जीन डाल दिया। As compared to the normal variety, this variety which has been developed in 2005 contains 23 times more amount, 23 times more amount रहता है उसके अंदर विटामिन ए। तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। फिर हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स, यही हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स मतलब यही कि वो जो बीटी कॉटन का एग्जांपल था कि उसके अंदर वो वैसा जीन डाल दिया कि अगर दूसरी बार खाने आया कोई इंसेक्ट तो इंस्टेंटली मर जाएगा। तो यही है सब चीज कि इट विल अफेक्ट, वीड्स अफेक्ट द प्लांट मेन क्रॉप। अभी आप लोगों ने देखा रहेगा कि आपके घर में भी अगर आप पौधे में इंटरेस्टेड रहते हो तो जो मेन प्लांट रहता है ना, वो प्लांट के आजू बाजू ना छोटे 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 वो प्लांट्स उगते हैं। मैं वो मेन प्लांट के बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ अलग ही बात कर रही हूँ। मतलब वो जो मेन प्लांट है रोज फॉर एग्जाम्पल, तो उसके आजू बाजू ना कुछ ऐसी अलग सी ही ग्रोथ देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज वीड। अब वीड ना बहुत हार्मफुल रहते हैं, जो मेन प्लांट है उसका बहुत हार्मफुल रहते हैं, क्योंकि वीड्स टेंड टू ग्रैब ऑल द न्यूट्रिशन ऑफ द मेन प्लांट। नहीं तो हम लोग देखो पानी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, किसके लिए? वो मेन प्लांट के लिए दे रहे हैं कि वो साइड प्लांट के लिए दे रहे हैं? मेन प्लांट के लिए दे रहे हैं ना, हमको तो चाहिए रोज गुलाब चाहिए हमको। पर ये वीड क्या करता है ना, वो वीड सारा का सारा बहुत चालाक रहता है, सारा का सारा न्यूट्रिशन खुद ले लेता है और मेन प्लांट को कुछ मिलता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड। तो हमको उसके लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा,
इंसेक्ट के लिए तो बना ही लिया बीटी कॉटन, अब वीड के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेन प्लांट है उसके अंदर ऐसा कोई डीएनए मिक्स कर देंगे जिससे वीड्स ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इट हैज बीन बिकम पॉसिबल ड्यू टू सिलेक्टिव डिस्ट्रॉयड द वीड्स। फिर लास्ट इज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स मतलब क्या, अब इसमें भी यही चीज हो रही है। फर्टिलाइजर्स अभी कैसा होता है कि हम लोग को ऐसे बाहर से ऐसा फर्टिलाइजर का पाउडर डालना पड़ता है, तब जाके वो प्लांट्स को ऐसे नरिशमेंट मिलता है। पर अभी के जमाने में हम लोग डायरेक्टली वो बैक्टीरिया ही डाल सकते हैं। वैसे बैक्टीरिया जो विटामिन प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो प्लांट्स को नेसेसरी है वो मिनरल्स दे रहे हैं, तो डायरेक्टली बैक्टीरिया ही डाल दिया जाता है, जिससे वो बैक्टीरिया वो चीज प्रोड्यूस करेंगे। मतलब हमको जो भी प्रोड्यूस करवाना है वो जीन उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर मिक्स कर दो और फिर वो बैक्टीरिया डाल दो सॉइल में, तो वो ऑटोमेटिकली वो बनाते जाएगा और प्लांट भी खुश और आप भी खुश, बिकॉज आपको डेली डेली वो फर्टिलाइजर का पाउडर डालना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है बायो फर्टिलाइजर क्या है? तो ड्यू टू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ द प्लांट्स हैव बीन इम्प्रूव। तो उसको नाइट्रोजन चाहिए, उसको फॉस्फोरस चाहिए प्लांट को, तो हम क्या करेंगे, हम बैक्टीरिया के अंदर ऐसी जीन्स डाल देंगे जो कि नाइट्रोजन बनाए, फॉस्फोरस बनाए, और फिर वो बैक्टीरिया उसके आजू बाजू घूमता रहेगा और सॉइल के अंदर बनाता रहेगा, जिससे एकदम खुश हो जाएगा प्लांट, राइट। तो मेनली द बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबिना आर द प्लांट्स लाइक अजोला आर यूज्ड इन बायोफर्टिलाइजर। इसको मार्क कर लेना, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिर कोरिलेशन वाले क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा दैट वाज रिलेटेड टू प्लांट्स, राइट, कि हम लोग प्लांट्स में कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले तो टू मेन मेथड्स है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब इसमें क्या कर रहे हैं ना, हम लोग आर्टिफिशियल काऊ बना रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। फॉर एग्जाम्पल आपको ना नॉर्मल काऊ से मिल्क नहीं लेना है, आपको चाहिए एकदम कोई अलग ही गाय जो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो, मतलब उसको फटाफट से डिजीज ना हो, बहुत सारा मतलब मिल्क प्रोडक्शन करे, बिकॉज आपको क्या करना है, पैसा कमाना है, राइट। तो जितना वो दूध देगी उससे आप पैसा कमाओगे। तो इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर वैसे हॉर्मोन्स डाले जाते हैं एंड वैसा एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। इट हेल्प्स टू इंप्रूव बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द एनिमल विच इट प्रोड्यूसेस, जैसे कि मिल्क, मीट, वुल एक्सेट्रा। इवन शीप के इधर भी किया जाता है, शीप। अब शीप का काम क्या है कि वुल प्रोडक्शन करना, राइट। तो शीप के अंदर भी वैसा डायरेक्टली वो डीएनए घुसा देते हैं, जिससे वो शीप ना ज्यादा वुल बनाने लगती है, तो उसका वुल प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे ही उसको पैसा कमाने में अच्छा होगा, वो जो भी कर रहा है वुल का धंधा, तो उसको मस्त एकदम पैसे मिलेंगे, क्योंकि उसका शीप बहुत ज्यादा वुल बना रहा है। तो अगर जो भी मतलब जिसका भी प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, तो उस हिसाब से आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली एनिमल्स विद मोर स्ट्रेंथ हैव बीन डेवलप्ड फॉर हार्ड वर्क। अगर कोई ऐसा धंधा कर रहा है जैसे कि हॉर्स के रिलेटेड या डोंकी के रिलेटेड, सामान उठाने के लिए रहता है ना हॉर्स या कच्छर, वो सब, तो तभी भी उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, उसके मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए भी वो डीएनए डाला जा सकता है, जिससे वो एकदम उसका स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो ये सब चीज हम लोग कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, सुपीरियर सीमन होगा तो मोर मीट होगा और मोर मनी होगा, तो ज्यादा उसको एकदम मनी मिलेगा। इस तरीके से ऐसा सब हो जाता है। ह्यूमन हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन टू इंपॉर्टेंट टास्क। देयर आर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहे हैं। पिछले स्लाइड में हो गया एनिमल हस्बेंड्री, इतना ही था। अब हम लोग तीसरा एप्लीकेशन देख रहे हैं। अभी क्या हम लोग देख रहे हैं पता है ना, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस देख रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, फिर हम लोगों ने एनिमल्स का डिस्कस किया। नाउ तीसरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ के बारे में, कि ह्यूमंस में क्या क्या यूज हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी काफी
एकदम मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है? मतलब इसमें हम लोग लिटरली ना एक पूरा इंसान भी बना सकते हैं, जो हम लोग कार्टून्स में देखते थे, मूवीज में देखते हैं कि किसी का कोई भी हमशक्ल बना लो, तो वो एक्चुअल में बना सकते हैं लैब में। बट दिस इज नॉट लीगल। नहीं तो क्या होगा ना, कल सुबह किसी ने सोचा चलो विराट कोहली का ना ये हमशक्ल बना लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि इट विल बी नॉट फेयर फॉर द ओरिजिनल इंडिविजुअल्स। नहीं तो ये खेल खेल के वो विराट कोहली बन जाएगा, और फिर जो दूसरा भी जो ओरिजिनल है जिसको क्रिकेटर बनना है उसको चांस नहीं मिलेगा। सो दिस कैन नॉट बी डन लीगली, इट कैन नॉट बी डन। Biotechnology for human health management takes into consideration two tasks: diagnosis and treatment of the diseases. Identifying the role of the gene in disease of a person, diagnosis of diabetes and heart diseases. ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस सबसे ज्यादा होते हैं। मानते हो कि नहीं? इवन अभी कैंसर भी आ रहा है लाइन में। तो डायबिटीज बहुत, मतलब ऐसे आप देखोगे ना, आजू बाजू इतने सारे डायबिटिक पेशेंट्स और हार्ट पेशेंट्स बैठे रहेंगे लिटरली। एंड कैंसर भी बहुत ज्यादा है बहुत सारे लोगों को। तो कैन नाउ बी डन ऑन द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स। जैसे ही अभी सिम्टम्स आएगा तो उसको भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एड्स एंड डेंगू कैन बी डायग्नोस्ड विद इन फ्यू मिनट्स with the help of biotechnology. Through biotechnology, medicines needed for the treatment can also be manufactured. क्योंकि आपको मैंने बोला ना, वो टाकी पे टाकी वो बना लेते हैं, वो पाउडर बन जाता है, फिर वो मेडिसिन बन जाता है। मतलब आपको जो चाहिए वो हम लोग ऐसे टैंक्स में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कोई भी अगर कोई भी केमिकल बनाना है तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको वो केमिकल का वो जीन पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये केमिकल बनाने वाला कौन सा जीन है। बस वो जीन डाल देना है बस माइक्रोब के अंदर, और वो माइक्रोब आपको पूरे टाकी भर के वो दे देगा केमिकल। तो इस तरीके से हम लोग मेडिसिन बना सकते हैं बहुत सारे। ह्यूमन हेल्थ में अभी एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूं मैं। डायबिटीज का एग्जाम्पल दिया है। इंसुलिन वॉज बींग कलेक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ हॉर्सेस। जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि मार्केट में अवेलेबल है इंसुलिन का वो ऐसा शॉर्ट्स आता है, पता है ना, देखा है कभी? मेडिसिन जैसे आता है कि जिसको भी डायबिटीज होता है वो लोग को ऐसे इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, तो उनको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन लेना पड़ता है। पर जब तक बायोटेक्नोलॉजी नहीं था, हाउ वाज लाइफ बिफोर बायोटेक्नोलॉजी? इट वाज लाइक कि हॉर्स में से वो इंसुलिन लिया जाता था और फिर वो इंजेक्ट किया जाता था डायबिटीज पेशेंट वाले में। पर अभी के जमाने में कुछ ऐसा नहीं होता है। जैसे कि वो मैंने चीज का एग्जांपल दिया था, तो अभी भी वो कोई हॉर्स में ऐसे काट के उसमें से वो लो इंसुलिन, ये सब नहीं किया जाता है। अभी क्या किया जाता है, जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है, ठीक है, इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है, वो जीन माइक्रोब के अंदर डाला जाता है और वो माइक्रोब इंसुलिन का भर भर के टाकी पे टाकी बना देगा। ठीक है, पूरा टैंक्स ऑफ इंसुलिन बना जाता है और फिर वो पैक किया जाता है। तो जो मार्केट में अवेलेबल है वो हॉर्स से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, वो माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट किया गया। However, nowadays due to biotechnology, insulin can be prepared with the help of bacteria. आपको क्या करना है, सिर्फ इंसुलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है, वो इसके अंदर बैक्टीरिया के ओरिजिनल डीएनए के अंदर चिपका देना है, दैट्स इट। और फिर बैक्टीरिया को पता भी नहीं चलेगा पर वो खुद इंसुलिन बनाया जा रहा है। ठीक है, टैंक्स एंड टैंक्स ऑफ इंसुलिन बनाया जा रहा है। और फिर क्या करेंगे हम लोग इंसुलिन का डब्बा भर लेंगे। सिमिलरली वैक्सीन, अभी जो भी वैक्सीन अवेलेबल है हमारे मार्केट में, अभी जो कोरोना का वैक्सीन बना था या कोई भी वैक्सीन है, वो सारे वैक्सीन भी डायरेक्टली बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग बना लेते हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर विल बी द सेम। जो ओरिजिनल बैक्टीरिया या वायरस भी इसमें यूज किया जा सकता है। ओरिजिनल बैक्टीरिया, ओरिजिनल वायरस जो है, उसका डीएनए के अंदर हमको अपना जो चाहिए वो डीएनए चिपका देना है और वो बना लेगा आपका वैक्सीन। तो वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू द एक्वायर ईदर परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी। तो फिर ये एक ऐसे बॉटल में भर देंगे और फिर ये बॉटल से ऐसे इंजेक्शन मार देंगे। ट्रेडिशनली वैक्सीन वर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोजेंस। पहले के जमाने में एक्चुअल में वो ऐसे लिया जाता था कि बैक्टीरिया में से वो निकालेंगे, बट अभी के जमाने में नहीं लिया जाता है। मतलब अगर टीबी का बनाना है
तो टीबी का वैक्सीन बनाने के लिए आपको वो बैक्टीरिया लेना पड़ता था ओरिजिनल, फिर उसमें से वो ओरिजिनल निकाला जाता था और फिर उसको वीकन किया जाता था, ये सब किया जाता था। पर अभी के जमाने में नहीं करता है, कोई नहीं करता है ऐसा सब। completely or partially killed pathogens were used as vaccine. However, due to this, there were chances of contracting the disease in some person. मतलब ऐसा भी होता था कि फॉर एग्जाम्पल पोलियो का वैक्सीन है, ठीक है, अभी पहले के जमाने में क्या करते थे, वो पोलियो का जो वायरस है उसमें से ओरिजिनली निकाला जाता था उसका वो जो भी डिजीज कॉजिंग चीज है, वो डिजीज कॉजिंग चीज को फिर इंजेक्शन में ऐसे डालते थे। तो वो बच्चा है, वो बच्चे को डाल दिया, इंजेक्शन मार दिया या ड्रॉप्स दे दिया, ठीक है, पोलियो का तो ड्रॉप्स रहता है, ड्रॉप्स दे दिया। फिर ऐसा भी होने लगा कि जिसको पोलियो नहीं है वो बड़े होके उसको पोलियो हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रोसेस ही खराब है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल पैथोजेंस को यूज करे, पैथोजन मतलब बैक्टीरिया या वायरस, तो ओरिजिनल पैथोजेंस को यूज करके उसका रस निकाल के फिर वही इंजेक्शन में भर के या ड्रॉप्स में भर के दे रहे हैं, तो उसको तो डिजीज होना ही है ना। इट्स लाइक लिटरली हम लोग उसको डिजीज दे रहे हैं, ऐसा ही काम हो गया। तो इसलिए ये पूरा स्टॉप हो गया। अभी के जमाने में हम लोग ऐसा सब नहीं करते हैं। Hence, an alternative scientists try to artificially produce vaccine with the help of biotechnology. For this purpose, scientists produce the antigen in laboratory with the help of gene isolated from the pathogen. यही होगा, देखो मैंने आपको बोला ना, process remains the same. वो जो वायरस है उसका खाली जीन ले लो और फिर वो जीन ओरिजिनल डीएनए के अंदर मिक्स कर दो, चिपका दो, हो गया हम लोग का, बनाते जाएगा वो वैक्सीन, टैंक पे टैंक, है ना, फिर से टैंक पे टैंक बनाते जाएगा, मस्त वो। तो 10 safer vaccines are being produced. Nowadays safer vaccines are being produced. ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अभी के जमाने में ज्यादा सेफ क्यों है वैक्सीन और पहले के जमाने में वैक्सीन इतने सेफ क्यों नहीं माने जाते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज एडिबल वैक्सीन। अब एडिबल वैक्सीन क्या होता है, चलिए देखेंगे। एडिबल वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन का मतलब है कि एडिबल वैक्सीन आर दोज विच आर गिवन as a food by incorporating them into food stuff. Such edible vaccines are produced through biotechnology. Transgenic potatoes are produced with the help of biotechnology, which contains vaccine that act against bacteria like Vibrio cholerae and Escherichia coli. तो E. coli raw potatoes are consumed, then the immunity is generated in the body of the person. तो ये ना एडिबल वैक्सीन बहुत एकदम नई चीज आई मार्केट में। इसमें क्या होता है ना, वो वैक्सीन वैक्सीन लगता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या कर दिया ये लोग ने, जो भी जीन है, वो जीन जो भी चीज बना रहा है, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट एज अ बॉटल या ड्रॉप्स, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जीन डायरेक्टली पोटैटो में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो पोटैटो के अंदर रहेगा वो पोटैटो डायरेक्टली आप खाओगे, आलू खाओगे और फिर उसके अंदर ही वो सब गुणगान चले जाएंगे पेट के अंदर। दैट इज एडिबल वैक्सीन, डायरेक्टली खा सकते हो और इससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सब भी देखने को मिलता है, जैसे डायरेक्टली वो लोग आलू खाओ और वैक्सीन हो गया। ट्रीटमेंट, बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन, सोमैटोट्रोपिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये 3 एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में गिवन है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, सोमैटोट्रोपिन एंड इंसुलिन। तो डे टू डे लाइफ में ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से जब भी मैं ये वर्ड बोलूं तब समझ जाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ। बैक्टीरिया के अंदर ओरिजिनल डीएनए है, उसके अंदर हम लोगों ने अलग सा जीन चिपका दिया और फिर वो बनाते जा रहा है, बैक्टीरिया बनाते जा रहा है टाकी पे टाकी। तो सबसे पहला हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन क्या है एक्चुअल में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। सोमैटोट्रोपिन इज यूज्ड टू ट्रीट ग्रोथ डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, अब किसी का अगर ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है, ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको लग गया तो 1-2 मिनट वहां से ब्लड निकलता है, फिर उसके बाद में स्टॉप हो जाता है, यस और नो, पर किसी का ना स्टॉप नहीं होता है। तो इसके अंदर मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस फैक्टर 8 विच इज यूज्ड टू ट्रीट ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। अब ये जो फैक्टर 8 है ये आप मार्क कर लेना, बिकॉज मैच द फॉलोइंग में आपको आ सकता है। क्लॉटिंग फैक्टर 8
ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए है। इंटरफेरॉन, दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन molecule used in the treatment of viral diseases. These are produced in blood. However, nowadays with the help of biotechnology, transgenic E. coli is used for the production of interferons. Interferon करके क्या रहते हैं? ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल जो वायरल डिजीज के लिए हेल्प करते हैं। वायरल डिजीज होते हैं ना, वायरस से हम लोग को कॉज होते हैं, तो वायरल डिजीजेस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरफेरॉन्स वायरल डिजीजेस के लिए, सिर्फ इतना मैथ द फॉलोइंग याद रखना, इंटरफेरॉन किसके लिए है? वायरल डिजीज के लिए है। इंटरफेरॉन्स वायरल डिजीज के लिए है, वायरस से होने वाला डिजीज। नेक्स्ट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन सोमैटिक सेल्स हैव बिकम पॉसिबल ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। जीन थेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये अभी भी फंक्शनल है। जिसको कराना है वो कर सकते हैं, बट इट इज टू कॉस्टली, क्योंकि ऐसे डिजीजेस है जिसका ना वो जीन मिसिंग है। अब हम लोग के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ जीन्स। अब मान लेते हैं ये डीएनए है, तो बच्चों डीएनए के अंदर ना बहुत सारे फ्रैगमेंट्स रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज जीन्स, दीज आर कॉल्ड एज जीन्स। अब ये सारे जो जीन्स है सभी का अलग अलग खुद का एक प्रॉपर फंक्शन रहता है। आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का जो मैं बना रही हूँ, दीज आर जीन्स। तो डीएनए के अंदर ही जो फ्रैगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज जीन। तो हर एक जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन कोई ना कोई फंक्शन क्रिएट करता है। पर कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिसके अंदर वो पर्टिकुलर जीन मिसिंग है। मान लेते ये नहीं है इसके अंदर, अगर ये नहीं है तो वो उसका प्रोटीन नहीं बनाएगा, और वो अगर प्रोटीन नहीं बनाएगा तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर जीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर नहीं है, मान लेते उसका बाय बर्थ ही नहीं है, तो क्या करेगा वो इंसान? जीन थेरेपी कर सकता है। तो जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, जो उसका अभी जो डीएनए है, उसका जो ओरिजिनल डीएनए है, उसके अंदर हम लोग वो पर्टिकुलर जीन जो है किसी और का लेकर या लैब में बनाकर वो जो जीन है वो उसके अंदर चिपका देंगे। अब एक बार उसके अंदर वो जीन चिपका दिया तो उसका वो फंक्शन चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज हो सकती है विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। एग्जाम्पल, phenylketonuria arises due to the genetic changes in the hepatocytes, मतलब liver cells. It has become possible to treat it with the help of gene therapy. अब जीन थेरेपी से हम लोग क्या करेंगे, ये जो फिनाइलकीटोयूरिया है उसका जीन डाल देंगे इसके अंदर, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। दिस इज हाउ इट इज सिंपल, राइट। तो सी द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी एंड द नेम्स अगेंस्ट द डिजीज दे वर यूज्ड। ये पूरा का पूरा टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा ना, जितना भी बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ा, ये इसके रिलेटेड है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, सोमैटोट्रोपिन, इंसुलिन, फिर जीन थेरेपी में इंटरफेरॉन, ये सब कुछ किसके लिए यूज किया वो इंपॉर्टेंट है। तो दिस कैन कम इन योर मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी के अभी इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके ये पूरा का पूरा टेबल कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए, 1 मिनट देती हूँ, कॉपी कर लीजिए पूरा का पूरा टेबल। ठीक है, हो चुका कॉपी। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, क्लोनिंग। क्लोनिंग में भी देखो चीज तो वही हो रही है, इसमें भी ओरिजिनल डीएनए में
हम लोग वो जीन चिपका देंगे जिससे वो कुछ अलग बन जाएगा, तो यही है क्लोनिंग। अब क्लोनिंग में आपको बोल रही थी ना कि विराट कोहली का ऐसा हम शक्ल बना सकते, तो ये सब चीज क्लोनिंग से पॉसिबल है। तो क्लोनिंग में क्या होता है, क्लोनिंग में हम लोग लिटरली किसी का भी ओरिजिनल जो डीएनए है वो हम लोग उसको चिपका सकते हैं किसी और के अंदर, और फिर वो एग्जैक्ट कॉपी बन सकता है। तो क्लोनिंग मतलब प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ एनी सेल और ऑर्गन और द एंटायर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। आप समझ रहे हो, कोई सेल का आप कॉपी कर सकते हो, या कोई ऑर्गन का कॉपी कर सकते हो, या तो पूरा बॉडी अगर कॉपी करना तो वो भी कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। तो क्लोनिंग में बेसिकली जो एग सेल रहता है उसके अंदर, अभी एग सेल है और स्पर्म सेल है, राइट। तो जाइगोट बन गया, अभी वो जाइगोट के अंदर थोड़ा सा ऐसा चेंजेस कर लेते हैं, उसके अंदर वो डीएनए डाल देते हैं, तो वो एग्जैक्ट कॉपी बन जाता है, एग्जैक्ट। इसमें डॉली का एग्जाम्पल आएगा, मैं डॉली के एग्जाम्पल के लिए वेट कर रही हूँ। डॉली का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा डॉली। अब ये डॉली कब आई थी, क्या है वो, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। डॉली के बारे में अभी पढ़ेंगे, चलिए। हाँ, डॉली इज अ क्लोन। अब डॉली के ऊपर पूरा का पूरा शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में। तो डॉली क्या है, अ शीप डॉली वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड बाय क्लोनिंग टेक्निक इन 5 जुलाई 1996। ये डेट याद रखना है, और ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही है। डॉली का एक पूरा टेबल आपको दिख जाएगा टेक्स्ट बुक में। Nucleus from the udder cells of the sheep of Finn Dorset variety had been introduced into the enucleated ovum of the Scottish sheep. Then the ovum was allowed to develop in the uterus of the Scottish sheep and thereby Dolly has been born. अब ये डॉली जो है ना, इट इज अ क्लोन्ड शीप। वैसे ही बीच में म्यूल भी बना था, तो उसमें डोंकी और हॉर्स को ऐसे ये कर दिया था, मिक्स कर दिया था, तो एक नया स्पीशीज बन गया था। नहीं तो क्या होता है, डोंकी अलग स्पीशीज है, हॉर्स अलग स्पीशीज है, कभी भी इनका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग। इवन लाइगर भी बना था, तो इसमें लायन और टाइगर को मिक्स करके लाइगर बना दिया। तो ये सब चीज पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग। It has been showing that the characters as per the chromosomes in the nucleus and any other characters of the Scottish sheep was not visible. So Dolly is a clone. Industrial products, white biotechnology. Industrial production, white biotechnology के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक बार टेक्स्ट बुक देख लेते हैं। देखो ये सब हम लोग का हो गया था, ये जो कॉर्न है या कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, आपको सब ऐसे एक दूसरे के साथ मैचिंग लगते हैं ना। फिर या पर्पल कैबेज ले लो, या नॉर्मल कैबेज ले लो, या लेटस ले लो, ये सब एक ही परिवार के हैं। ये सब जीन थे, मतलब जेनेटिक चेंजेस की वजह से ही सब कुछ होता है। देखो ये सब हम लोग का हो चुका है। ये डायग्राम मार्क कर लो, अभी के अभी डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। इंटरफेरॉन ये सब हो गया। फिर ये टेबल मैंने आपको लिखवा दिया, जस्ट वो वही टेबल है। फिर डॉली, डॉली का ये रहा, डॉली के बारे में, डॉली इज अ क्लोन। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। Industrial products, wide biotechnology. Various industrial chemicals can be produced through less expensive processes. जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि चीज का प्रोडक्शन या अल्कोहल का प्रोडक्शन, या कोई भी अगर आपको कुछ भी चाहिए फूड के लिए, मैं फूड की बात कर रही हूँ, तो डे टू डे लाइफ में हम लोग के पास बहुत सारी चीजें चाहिए रहती है, या ऑयल ले लो। तो ये सब चीज पहले क्या होता था, नेचुरली लिया जाता था, पर अभी डायरेक्टली वो जो जीन है, वो जीन बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं, और फिर वो बैक्टीरिया का झुंड ना वो बनाते रहता है, बनाते रहता है। तो ऐसा पूरा सिस्टम हो चुका है। तो ये बहुत चीप प्रोसेस में हो जाता है, एकदम चीप, क्योंकि बैक्टीरिया के मतलब क्या ही कॉस्ट ना, बैक्टीरिया को थोड़ी कोई कॉस्ट रहता है, तो बहुत ही सस्ते में एकदम पूरा बन जाता है, एकदम चीप रहता है। अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर मोलासेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक यीस्ट। तो इसमें यही देखो, ट्रांसजेनिक यीस्ट मतलब कि वही उसके अंदर वो डाल दिया, जेनेटिक चेंजेस कर दिया उसके अंदर, ओरिजिनल डीएनए के अंदर वो जीन डाल दिया, जिससे वो बनाते बैठेगा अल्कोहल। तो इस तरीके से इसका पूरा का पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया है। फिर बायो रेमेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ ईदर
absorption or destruction of toxic chemicals and harmful pollutants with the help of plants and microorganisms is called as bioremediation. फिर फाइटोरेमेडिएशन, इफ प्लांट्स आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बायोरेमेडिएशन इट इज कॉल्ड एज फाइटोरेमेडिएशन. तो इसमें क्या हो रहा है, इधर एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स. अब बायोरेमेडिएशन मतलब यही है कि जो भी गंदगी होती है, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ बायोरेमेडिएशन का, ऑयल स्पिल्स. अब देखो जो शिप्स रहते हैं, उस शिप्स के अंदर ना कभी कभी ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है. तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, मान लेते कभी टाकी का लीकेज हो गया तो पूरे के पूरे समुंदर में वो ऑयल स्पिल हो जाएगा, राइट. तो ये ऑयल तो हमको हटाना पड़ेगा. अभी कोई इंसान आके ऐसे ऐसे निकालेगा, कचरा साफ करेगा तो उसको बहुत दिन हो जाएगा. एंड समुंदर है यार, समुंदर तो मतलब कितना वास्ट रहता है. तो उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कोई बैक्टीरिया चुन सकते हैं जो कि ऑयल को खाने वाला हो. तो ये भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं. दिस इज लिटरली लाइक डिजाइनिंग. हम लोग लैब में बैठ के उसके बैक्टीरिया के जीन के अंदर ऐसा वो जीन डाल सकते हैं जो ऑयल खाते बैठेगा. तो वो सारे बैक्टीरिया ऐसे ऐसे फेंक दो समुंदर में, ठीक है. और फिर वो सारे बैक्टीरिया क्या करेंगे, क्योंकि उनको ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि उनको ऑयल खाते रहना है, ऑयल पीते रहना है. तो वो लोग जैसे ही समुंदर में जाएंगे, इतना सारा ऑयल देखेंगे तो डायरेक्टली पीने लग जाएंगे. तो इस तरीके से वो लोग काम करते हैं, ठीक है. तो ये हो गया बायोरेमेडिएशन. तो बायोरेमेडिएशन मतलब लिटरली कि कोई भी गंदी चीज है उसको साफ करने के लिए. अभी इंडिया में ऑलरेडी कितना सारा कचरा जनरेट होता है कि नहीं. प्लास्टिक जनरेट होता है, कितना सारा प्लास्टिक, राइट. तो वो जो प्लास्टिक है वैसे तो वो लाखों साल बाद में वो डिग्रेड होगा, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया ऐसे बना सकते हैं लैब में जो प्लास्टिक खाता हो. एंड एक्चुअल में ऐसा होता है, मैं खुद ऐसा मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रही हूँ, वो एक्चुअल में हो रहा है. दूसरे कंट्रीज में तो हो रहा है. तो क्या हो रहा है ना, वो बैक्टीरिया जो है, वो बैक्टीरिया डायरेक्टली वो सब प्लास्टिक के ऊपर डाल देना है और वो प्लास्टिक खाते बैठेगा. तो दैट इज कॉल्ड एज बायोरेमेडिएशन. तो लिटरली ये जो चीज है बायोटेक्नोलॉजी, हम लोग कचरा साफ करने के लिए या प्लास्टिक को कम करने के लिए या साफ सफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज बायोरेमेडिएशन, ठीक है. और उसी में अगर हम लोग प्लांट्स को यूज कर रहे हैं कचरा साफ करने के लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज फाइटोरेमेडिएशन, क्योंकि इसमें हम लोग रेमेडिएशन कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ प्लांट्स, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है फाइटोरेमेडिएशन. तो ग्रासेस लाइक अल्फाफा, क्लोवर एंड राई आर यूज्ड इन द फाइटोरेमेडिएशन. देखो यही सेम चीज लिखी है, यही जो मैंने आपको बोला था वो. Pseudomonas bacteria are useful for the cleaning of the hydrocarbon and oil pollutants. वही कि अगर ऑयल जमा हो गया समुंदर में तो हम लोग Pseudomonas ऐसा फेंक देंगे समुंदर में और वो पीता रहेगा ऑयल. तो ऐसे ही सब कुछ ऐसा होता रहता है. अगर सॉइल गंदा हो गया हम लोग का, कि सॉइल में ना बहुत एकदम रेडियो एक्टिव ऐसे घुस गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आर्सेनिक. आर्सेनिक मतलब बहुत हार्मफुल रहता है प्लांट्स के लिए और इवन ह्यूमंस के लिए. तो हम लोग को ऐसा बैक्टीरिया छोड़ देना है जो आर्सेनिक खाता रहेगा, तो इससे हम लोग का बायोरेमेडिएशन हो जाएगा. तो ये सब चीज हम लोग डालेंगे. फिर सनफ्लावर कैन एब्जॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक. तो अगर कहीं पे भी यूरेनियम और आर्सेनिक एकदम हो गया है इकट्ठा, तो उसमें सनफ्लावर का प्लांट उगा दो, वो खा लेगा. तो इस तरीके से वी कैन यूज. फिर रेडिएशन, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी बने हैं कुछ कुछ ऐसे रहते हैं ना एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा रेडिएशन आ रहे हैं, तो हम लोग ऐसे बैक्टीरिया डाल सकते हैं जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे. यही है, बस वही सेम चीज है. क्लीनिंग ऑफ द ऑयल स्पिलेज इन ओशंस, जस्ट मैंने आपको वही समझा दिया कि ऑयल स्पिलेज हो रहा है तो व्हाट वी कैन डू. तो वैसे बैक्टीरिया को हम लोग को यूज करना है. तो इसमें साइंटिस्ट का मतलब ये डॉक्टर का ये करना कि किसने इसको डिस्कवर किया, क्योंकि हम लोग को क्रेडिट हमेशा देना चाहिए क्योंकि इसने दिमाग लगाया. क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन आ गया कि पूरे समुद्र में पूरा ऑयल ऑयल हो गया, तो तभी इसने दिमाग लगाया कि ठीक है इतना ज्यादा ऑयल है तो मैं कैसे इसको साफ करवाऊं. तो इसने दिमाग लगाया आनंद मोहन चक्रवर्ती ने. फिर फूड बायोटेक्नोलॉजी. फूड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग फूड प्रोडक्ट्स देखेंगे, तो किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया या इथेनॉल बनाने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए. ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए नहीं, वैसे इथेनॉल बना रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड साइड बाय साइड बनता रहता है. तो ये सब चीज हम लोग विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया कर सकते हैं.
जैसे मैंने आपको चीज का एग्जांपल दिया था कि वो एंजाइम बनाना है तो वो बैक्टीरिया के अंदर वो एंजाइम चिपका दो जिससे वो क्रिएट करते बैठेगा। तो फूड आइटम्स लाइक ब्रेड, चीज, वाइन, बियर, योगर्ट, विनेगर आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These food items are probably the oldest ones produced with the help of biotechnology. DNA fingerprinting. Now what is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting का मतलब यही है कि इसमें ना आप लोगों ने वो वेब सीरीज ऐसी देखी है जिसमें अदालत में जाते हैं और फिर ऐसे पूछते हैं कि कौन किसकी माँ है या कौन किसका रियल बाप है। तो वो सब चीज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाया जा सकता है, बिकॉज सभी का डीएनए वैसे तो 99% एकदम सेम रहता है, सभी का डीएनए, मेरा, आपका, सभी का, बट देर इज सर्टन 0.1 डिफरेंस या 1% जो हम लोग को अलग बनाता है एक दूसरे से। तो वो सब चीज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कर सकते हैं। तो डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट्स। ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स अवेलेबल डीएनए। इट इज मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंसेस। तो ये फॉरेंसिक साइंसेस में यूज होता है एंड इवन ये अदालत वाली चीजें में। फॉरेंसिक साइंस में मतलब क्या कि किसी का फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर हो गया। अब रिसेंटली ये सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था जो केस, तो तभी क्या हुआ था, तभी लिटरली वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किया गया था चेक सभी का, जिनको भी लगता है कि ये सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट मतलब जिसके ऊपर भी शक है, वो 5-6 लोग का डीएनए वो लिया जाता है और वो सबके डीएनए में से चेक किया जाता है कि किसका मिल रहा है। अभी किस में मिल रहा है, जो भी रूम था जहाँ पे मर्डर हुआ, या फॉर एग्जांपल डोर है, अब मर्डर करने के लिए वो इंसान का जो बेडरूम है उसके अंदर वो जाएगा ना मर्डरर, तो वो ऐसे लॉक खोलने के लिए उसमें हाथ लगाएगा, तो हाथ लगाएगा ना, तो वहां पे भी हम लोग उसका सैंपल ले सकते हैं। तो वो सैंपल और वो पर्सन का सैंपल अगर मैच करता है तो वही मर्डरर है। आप समझ रहे हो? या अभी तो वो शातिर हो गए मर्डरर्स भी, वो लोग ग्लव्स पहन के आते हैं जिससे कोई भी ऐसा फिंगर का निशान ना रह जाए। पर अभी भी देयर आर सर्टन थिंग्स, जैसे कि मर्डरर का कोई बाल निकल गया तो वो बाल से भी हम लोग डीएनए निकाल सकते हैं। हेयर सेल है ना, तो सेल के अंदर तो डीएनए रहता है, तो बाल का भी डीएनए हम लोग मैच कर सकते हैं। या कभी कभी खून गिर गया तो खून के निशान से, या जिसका मर्डर हुआ है उसके बॉडी को पकड़ने के लिए उसने यूज किया हो तो उसके ऊपर भी जो निशान आए उसको यूज करके वी कैन गेट द सैंपल्स। ऑल दिस कम्स इन द फॉरेंसिक साइंसेस, जिससे हमको साइट ऑफ क्राइम मतलब जहाँ पे मर्डर हुआ है वो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई द क्रिमिनल कैन बी एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी फाउंड एट द साइट ऑफ क्राइम। सिमिलरली आइडेंटिफाइंग द फादर ऑफ एनी चाइल्ड, मैंने बोला ना वो अदालत वाला कि कौन किसकी मम्मी है, कौन किसके पापा है, वो सब चीज हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या? Green revolution emerged as a solution involving techniques to maximize crop yield in the limited land. अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब समझो, ग्रीन है मतलब ऑलरेडी वो प्लांट्स के बारे में बात हो रही है। तो की स्ट्रेटेजीज इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, इफेक्टिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एंड एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में ये सब बोला गया। स्ट्रेटेजीज क्या आई, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वर द स्ट्रेटेजीज व्हिच वर गिवन इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मकसद यही था कि प्लांट्स का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा दे, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में लास्ट में क्या आया, मॉरल ऑफ द स्टोरीज, कि आपको ये सब चीज करने पड़ेगी। हाई यील्ड वाला ड्वार्फ वेराइटीज यूज करो, इफेक्टिव यूज फर्टिलाइजर का करो, पेस्टिसाइड का करो, जिससे आपके जो प्लांट्स है वो एकदम सुरक्षित रहेंगे ये सब इंसेक्ट्स से, राइट। सिग्निफिकेंट रिजल्ट क्या हुआ जब लोगों ने ये सब चीज यूज करनी शुरू कर दी रियल लाइफ में, तो रिजल्ट क्या हुआ? सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन, सेविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द हंगर। वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड लेबोरेटरीज, तो ये सब इंस्टीट्यूट्स है जिसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात होने लगी। नेक्स्ट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन? ठीक है, देखो इसमें ना गिव रीजन आपको आएगा या आपको मैथ द फॉलोइंग आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है, व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या होता है, ठीक है।
the cooperative dairy movement that was undertaken with the help of biotechnology to produce abundant milk and dairy production is called as White Revolution. At Anand in the state of Gujarat, the cooperative movement was led by Dr. Varghese. He took this movement to the greatest heights, that is Amul. तो यहाँ पे अमूल की बात हो रही है, ठीक है. व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब यही डेयरी प्रोडक्ट्स. तो डेयरी प्रोडक्ट्स में अमूल का नाम सबसे ऊपर आता है बिकॉज इट इज वन ऑफ द कंपनी ना जो अभी भी नहीं तो अभी बहुत साल बाद ना क्वालिटी थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है, पर अमूल ने अभी भी क्वालिटी एकदम A1 रखी है. उसका अभी रिसेंटली पनीर का टेस्टिंग भी हुआ था, उसका पनीर भी एकदम ये निकला, एकदम रियल निकला. तो उसमें कभी भी खोट नहीं निकलती है, उसका अभी भी क्वालिटी एकदम A1 है. सेल्फ सफिशियंस in the dairy business was achieved due to white revolution. तो white revolution का मतलब क्या है कि डेयरी बिजनेसेस में ग्रोथ करवाना. ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि जो प्लांट्स है, जो क्रॉप्स है, जो क्रॉप से पैसा कमाना है वो बढ़ाना. एंड इसमें क्या था, डेयरी बिजनेसेस से ज्यादा पैसा कमाना है. एंड लास्ट इज ब्लू रेवोल्यूशन. ब्लू रेवोल्यूशन में क्या होता था, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ वाटर. तो प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक, ये सारे मतलब ब्लू रेवोल्यूशन में क्या करते थे, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि क्रैब हो गया या प्रॉन हो गया, वो यूजफुल वाले को अब और बढ़ाओ. या ऑयस्टर्स हो गया तो उसमें से आपको पर्ल निकलता है. तो मतलब ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स जो पैसा कमाने में यूज हो सकते, दैट इज कॉल्ड एज ब्लू रेवोल्यूशन. तो रेयरिंग फिश इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्सीकल्चर. तो फिश का प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि फिश बेचेंगे तो उसमें से पैसा निकलेगा, राइट. तो बेसिकली जो पैसा कमाने में यूजफुल है उसको ग्रो करो, दैट इज ब्लू रेवोल्यूशन. एंड ब्लू मतलब पानी, राइट. तो पानी में जो भी है उसको आप लोग एनकरेज करो. कल्चरिंग अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज एक्वाकल्चर. एंड अगर आप मरीन ऑर्गेनिजम्स को कर रहे हो तो मैरीकल्चर. तो ये 3 वर्ड्स आप लोग अभी कभी नोट डाउन कर लो. एक तो पिस्सीकल्चर है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. पिस्सीकल्चर मतलब रेयरिंग ऑफ फिश. एक्वाकल्चर मतलब दूसरे सारे, जैसे कि क्रैब हो गया या सी हॉर्स हो गया या प्रॉन्स हो गया, ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी, या ऑक्टोपस हो गया, ये सब में आ जाएगा एक्वाकल्चर, क्योंकि वो एक्वेटिक में जनरली बात हो रही है. फिश की बात हो रही है तो पिस्सीकल्चर. एंड अगर मरीन वाटर वाले बात हो रही है तो इसमें आ जाएगा मैरीकल्चर. जैसे कि शार्क मरीन वाटर में ग्रो होता है तो मैरीकल्चर, ठीक है. नेक्स्ट नील क्रांति मिशन, इसको मार्क कर लीजिए. गवर्नमेंट ने नील क्रांति मिशन 2016 लॉन्च किया था, जिसमें subsides at 50 to 100% are offered in this case. Aquaculture and mariculture can be carried along the Indian coastline on a large scale. अब हम लोग के पास ना बहुत ही अच्छा कोस्ट लाइन अवेलेबल है. कोस्ट लाइन मतलब पानी, समुंदर के पानी से देर आर अ लॉट ऑफ स्टेट्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, राइट. तो वो लोग बहुत ही अच्छा फायदा उठा सकते हैं. नहीं तो सब कंट्रीज के पास इतना अच्छा कोस्ट लाइन नहीं रहता है, पर हम लोग के पास है तो उसका फायदा उठाना जरूरी है. फर्टिलाइजर्स, 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर देयर इन एग्रीकल्चर. एक तो होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, दूसरा होता है ऑर्गेनिक, ठीक है. ऑर्गेनिक, अभी आजकल के जमाने में इतना ऑर्गेनिक के ऊपर स्ट्रेस क्यों दिया जाता है, बिकॉज जब भी हम लोग खाएंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स वाले फ्रूट्स, अब आपको मन होगा क्या कि एप्पल के ऊपर ऐसा वैक्स का लेयर है, या ग्रेप्स जो है वो ग्रेप्स इंजेक्शन मार मार के, या वाटरमेलन का जो रेड कलर का अंदर का है वो भी ऐसा इंजेक्शन से हो रहा है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, राइट. तो ये सब चीज जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स वाली, वो अभी हमें अवॉइड करनी चाहिए. जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक के ऊपर विश्वास करना चाहिए. तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, improved water holding capacity of the soil conservation takes place due to humus formation. upper layer of the soil is formed and essential जो elements है वो earthworm and fungus से ही हो जाते हैं. पर इसमें क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर से एक तो उसका जो सॉइल है वो सॉइल पूरा बर्बाद हो जाता है, बिकॉज जब भी हम लोग प्लांट्स के ऊपर फर्टिलाइजर्स मार रहे हैं तो ऑब्वियसली सॉइल ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, राइट. तो सॉइल का पूरा लाइफ बिगड़ जाता है.
फिर सॉइल के अंदर जो रह रहे हैं, अर्थवर्म हो गया या कीड़ी मकोड़े हो गए, वो सबको हार्म होता है ना। तो खाली केमिकल फर्टिलाइजर्स से प्लांट को नहीं, इवन द सॉइल अराउंड इट इज गेटिंग हार्म्ड। डिक्रीज इन द फर्टिलिटी, उसका फर्टिलिटी भी पूरा गंदा हो जाता है। एंड सॉइल के बैक्टीरिया ले लो या कैटल, ह्यूमन, सबको गंदा हो जाता है, क्योंकि गाय भैंस भी खाएगी वो ग्रास, राइट, तो उसका वो सॉइल से कांटेक्ट होगा, और वो सॉइल के अंदर इतनी गंदी गंदी चीजें, तो उसकी भी हेल्थ खराब होगी। तो इट इज वेरी बैड फॉर एवरीवन। फर्टिलाइजर्स में नेचुरल इम्यूनिटी देता है फॉर द टू फाइट फ्रॉम द इन्फेक्शंस, पर इसमें भी फर्टिलाइजर्स में हमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स में ज्यादा विश्वास रखना चाहिए। अब फर्टिलाइजर्स में क्या होता है ना, वो मिनरल्स उसको मिल जाएंगे जिसको चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, याद रखना है एनपीके, जिससे वो प्रॉपर फ्रूट्स फ्लावर्स देगा। नेक्स्ट कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बच्चों, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बिकॉज ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि नहीं, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसको आप एकदम मार्क कर लेना। When the chemical fertilizers and pesticides are not used, only local study varieties are cultivated and a natural balance is maintained, then such type of farming is called as organic farming. Organic farming and organic products are in demand these days. एंड क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड में होंगे ही, क्योंकि इसमें कोई भी स्प्रे या कुछ भी केमिकल्स का यूज हो ही नहीं रहा है, राइट, एंड ये पोल्यूशन भी कॉज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें फर्टिलिटी भी ज्यादा अच्छे से मेंटेन हो रही है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी ज्यादा यूज में है। नेक्स्ट इज एपीकल्चर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एपीकल्चर? एपीकल्चर में हम लोग हनी बीज का देखभाल करते हैं। अब हनी बीज का क्यों देखभाल कर रहे हैं? वही तो देखभाल नहीं करेंगे, ह्यूमंस अगर किसी का देखभाल कर रहे हैं तो वो पैसों के लिए ही कर रहे हैं, इतना माइंड में रखना। तो एपीकल्चर में हम लोग हनी बीज का रेयरिंग कर रहे हैं। हनी बीज का रेयरिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो आपको हनी देने वाला है, हनी देगा, फिर रॉयल वैक्स देगा, राइट, रॉयल जेली देगा, ये सबके वजह से हनी कोम एंड हनी बीज का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। एपीकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ हनी बीज, इसको मार्क कर लेना, फॉर हनी एंड वैक्स। In such practice, artificial hives are placed. By such practice, the honey can be extracted without causing any harm to the honey bees. अब यहाँ पर भी नेचुरल से ज्यादा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हनी तो मतलब वो भी नॉनवेज में ही गिनती होता है, बिकॉज हनी एक्सट्रैक्शन के वक्त में एक्चुअली बहुत सारे लाइक लिटरली हंड्रेड्स ऑफ बीज गेट अफेक्टेड, क्योंकि जैसे ही आप हनी कॉम को ऐसा डिस्टर्ब करोगे हनी निकालने के लिए या वैक्स निकालने के लिए या रॉयल जेली निकालने के लिए, तो बहुत सारी हनी बीज अटैक करती है। एंड अटैक ना करे इसलिए उनको सुन कर दिया जाता है, ऐसा एक केमिकल धुआं डाला जाता है जिससे वो एकदम सुन हो जाए, एंड जैसे ही वो सुन हो जाता है तो वो गिर जाते हैं, और वहीं पे हनी भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो हनी के ऐसे ड्रॉप्स निकल रहे हैं और ऊपर से ऐसे हनी बीज भी गिर रहे हैं, और फिर उसी को क्रश किया जाता है। मतलब आप समझो कि वो हनी हनी नहीं है पे, और उसके अंदर कीड़े मकोड़े, हनी बीज की बॉडी, उसके पंख, सब कुछ है, तो इसलिए वो एक्चुअल में तो नॉनवेज ही हुआ। पर अभी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग इसका आर्टिफिशियल मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल हाइव्स आर प्लेस्ड, आर्टिफिशियल हाइव्स आर प्लेस्ड, जिससे हम लोग कोई भी हार्म नहीं कर रहे हैं हनी बीज को, बहुत ही पीसफुल, फिर वो वेज हनी होगा। कल्टिवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स बनाने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। तो इन आयुर्वेदा डिफरेंट मेडिसिन आर ट्रेडिशनली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, रिच डाइवर्सिटी रहती है। नाउ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन मेडिसिनल प्लांट्स हर्ब्स अभी नहीं रहे हैं, राइट, नहीं तो पहले क्या, पहले इतने सारे जड़ी बूटी या मेडिसिनल प्लांट्स हुआ करते थे, पर अभी नहीं हो रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन है, जंगल काट रहे लोग, क्या ही फिर होगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग ये कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके कि वैसे प्लांट्स हम कल्टीवेट कर सकते हैं जिससे प्रॉपरली उसका आ जाए। अब आप लोग में से सभी ने अदुल्सा जो दवाई है वो पी होगी, यस और नो? सभी ने पी है, सभी ने पी है ना, लाइफ में कभी ना कभी अदुल्सा दवा तो पी ही होगी। जब भी कफ होता है, खांसी होती है, तो मम्मी लेके आती है वो अदुल्सा की
ग्रीन कलर की बॉटल रहती है। तो अदुल्सा इज एक्चुअली अ प्लांट जो कि कफ में मतलब कफिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज में आती है। तो ये अदुल्सा का जो प्लांट है वो भी यूज ऐसा कर सकते हैं। फिर फ्रूट प्रोसेसिंग कैन फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, फिर जूसेस, जैम, जेली, ये सब बनाने के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगार अगार पाउडर रहता है जो सॉलिडिफाई करता है, मतलब जेली बनाने के लिए ना आपको अगार अगार पाउडर डालना ही पड़ता है। तो वो भी आजकल बायोटेक्नोलॉजी से डायरेक्टली वो बन जाता है, अगार अगार पाउडर। ठीक है, डायरेक्टली वही बैक्टीरिया से वो टैंक से निकाल के वो डायरेक्ट ऐसे जमा हो जाता है। तो हर एक चीज में आज के जमाने में बायोटेक्नोलॉजी यूज में है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग आर डिपॉजिटिंग इन कोल्ड स्टोरेज, ड्राइंग, सॉल्टिंग, फिर जैम बनाने के लिए, ये सब में बायोटेक्नोलॉजी का यूज है बच्चों। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई नो बहुत सारी चीजें थी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एंड आप लोगों को एक साथ इसको नहीं करना है, धीरे धीरे करोगे तब जाके आपको ये चीज समझ में आएगी। अगर आप वन शॉट में एकदम ऐसे देखोगे कि मुझे तो आज के आज कंप्लीट करना है, तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दिमाग में लोड एकदम से नहीं मतलब होगा, धीरे धीरे एटलीस्ट 2 पार्ट्स में इसको देखना, तब जाके आपको ऐसे नॉर्मलाइज फील होगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग को आज का इमोजी डालना है ऑरेंज हार्ट्स। ठीक है, तो आज इमोजी रहेगा ऑरेंज हार्ट्स। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट डाल देंगे, राइट। एक बच्चा 5 कमेंट्स तो करके जरूर से जाएगा। ओके, एंड वीडियो के लाइक्स हम लोग टारगेट रखते हैं, टारगेट नहीं रखते, छोड़ो टारगेट नहीं, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, आपको मैक्सिमम रीच करवाना है ये वीडियो को। ओके, एंड जो भी अभी रिमेनिंग चैप्टर्स है आपके सारे वन शॉट आ जाएंगे। सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।